लिंक पढ़ लिया होगा HDFS का, और अभी तक मेरे पास आप लोगों का क्या नहीं आया है, HDFS की समरी वाली PPT मेरे पास नहीं आई है अभी तक काफ़ी लोगों की। तो ट्राई करो सबमिट करने की। अगर किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, अभी तक अपने जो पढ़ा है उसके अंदर से कुछ भी। Okay, so whatever question you ask, you can ask there. जो आपने ईश्योर इनकोडिंग की बात करी है वो अपनी यूज़ करते हैं, क्लाउडेरा वालों ने से डेवलप किया था, ठीक है। तो मैंने एक ब्लॉग आपको शेयर किया है, गो थ्रू दैट ब्लॉग, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग होता है उसका। और सेफ मोड का मतलब ये होता है कि अगर आपका सिस्टम सेफ मोड में है तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, है ना। आप उसमें फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते हो, या कोई भी एप्लीकेशन आप उसमें रन नहीं कर सकते हो। सेफ मोड का मतलब होता है कि अभी आपके पास डेटा के सारा बैकअप अवेलेबल नहीं है, अभी आपके सारे नोड का ब्लॉक डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। और जब तक आपके पास ब्लॉक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, यू कैन नॉट मेक श्योर कि आपका डेटा सेफ है या नहीं है। तो डेटा को सेफ रखने के लिए अपन ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करना चाहते, अपन फाइल को अपडेट करने के ऑपरेशंस या फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन, अपना जब नेम नोड है बेसिकली, अपन नेम नोड आपका किसी भी क्वेरी का आंसर नहीं करेगा, क्योंकि नेम नोड ये सोचता है कि अगर उसको क्वेरी का आंसर करने के लिए क्या चाहिए, उसे ब्लॉक रिपोर्ट चाहिए हर एक डेटा नोड की। और जब नेम नोड फेल होता है या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पे नेम नोड अपना कोई भी अपन फाइल सिस्टम इमेज प्लस जो एडिट लॉग्स होते हैं, अगर कोई भी एडिट लॉग आपका मिस हुआ तो फिर आपका नेम नोड कहाँ चला जाता है, सेफ मोड में चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आप हडूप मशीन को बंद करो तो हमेशा stop-all.sh कमांड चलाने के बाद आप क्या करो, उसको बंद करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपने डायरेक्टली पावर ऑफ कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि करंट टाइम पे चूंकि अपने एडिट लॉग्स बन रहे होते हैं, एडिट लॉग्स अपने टेम्प्रेरी होते हैं जब तक अपन उन्हें परमानेंटली राइट नहीं करते। और जैसे आप पावर ऑफ करोगे, क्योंकि आपने सर्विस बंद नहीं करी, अगर आप सर्विस बंद करते नेम नोड की, डेटा नोड की, तो वो एडिट लॉग्स को मर्ज कर देता किसके साथ में, फाइल सिस्टम इमेज के साथ में, और क्या क्रिएट करता है, एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देता। तो आपका डेटा क्या नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता, वो एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देता। बट जैसे आप पावर ऑफ करोगे, क्योंकि आपका नेम नोड तो बंद हुआ नहीं, नेम नोड क्या नहीं क्रिएट करेगा, चेक पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा। और उसके वजह से जो भी आपके करंट एडिट लॉग्स है, करंट प्रोसेस जो चल रही है सिस्टम में नेम नोड के ऊपर, क्योंकि ये टेम्प्रेरी डेटा था, तो जैसे सिस्टम पावर ऑफ होगा ये डिलीट हो जाएगा, जबकि अपना नेम नोड इस पर वर्क कर रहा था। तो जब आप नेक्स्ट टाइम सिस्टम को रिबूट करोगे, सब कुछ स्टार्ट करोगे, तो नेम मोड कहाँ चला जाएगा, आपका सेफ मोड में चला जाएगा। उससे क्या लगेगा कि कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ ना कुछ एडिट लॉग्स मिसिंग है, सो ही कैन नॉट जस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ही वांट्स। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, सेफ मोड बोलते हैं। सेफ मोड का मतलब होता है कि अपना जो डेटा है, ठीक है, डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, डेटा आपका सेव है, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं सेफ मोड। क्लियर हुआ, समझ में आया सेफ मोड का क्या रोल होता है।
और ये इसलिए किया जाता है, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने एक और केस बताया था अपने हडूप का, कि जब अपन फर्स्ट ब्लॉक कॉपी कर रहे होते हैं डेटा नोड के ऊपर, तब भी अपना सिस्टम कहाँ पर होता है, सेफ मोड में होता है, जब तक वो उस ब्लॉक का कम से कम एक रेप्लिकेशन अप नहीं हो जाता है। तो इस चीज़ की अपन बात करते हैं कि किस तरह से अपना हडूप बात करते हैं। और जब आप स्पेस रिक्लेम की बात करते हो, जैसे अपन फाइल्स वगैरह डिलीट करते हैं या कुछ अपने बेड ब्लॉक्स होते हैं, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब भी अपन फाइल सिस्टम इमेज को अपडेट करते हैं, अपन ब्लॉक रिपोर्ट सेंड करते हैं, तो अपन वापस से क्या कर सकते हैं, स्पेस को रिक्लेम कर सकते हैं। रिक्लेम यानी वापस से स्पेस को करना, ऑक्यूपाई करना। तो हडूप वर्जन 3 में अपने को ये फैसिलिटी भी दी होती है। ठीक है। और जो आप अपन बात कर रहे थे किसकी, इरोड मोड की अपन बात कर रहे हैं, तो उस मोड में आप ये ध्यान रखना कि वो मोड अपना सिर्फ रेप्लिकेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे अपने पास क्या होती है, अपने पास एल्गोरिथम्स होती है कुछ, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती है। तो वो जो मोड है अपना, वो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे वर्क करता है और आपके डेटा को लेस स्पेस के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी से स्टोर करने के लिए काम आता है। तो वो स्पेस रिलेटेड थ्योरी है पूरी, मैंने एक पूरा आर्टिकल शेयर किया है जो आपको समझाएगा कि डेटा में आप इरोडनेस कैसे ऐड करते हो, या कैसे आप डेटा को क्या कर सकते हो, उसका स्पेस और इनपुट आउटपुट थ्रूपुट को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इनपुट आउटपुट थ्रूपुट, क्योंकि सबसे बड़ा जो टाइम लगता है हडूप के अंदर, वो किस में लगता है, आई ऑपरेशन में लगता है। जैसे मैंने बात करी कि अपन जब डेटा राइट करते हैं तो पहले नेम नोड से बात करेंगे, 3 डेटा नोड लेके आएंगे, फाइल्स को कॉपी करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारा अपना टाइम इन्वेस्ट होता है। तो वहाँ वो टेक्निक चेंज करी गई है हडूप वर्जन 3 में। तो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर स्पेस जो फाइल्स को स्टोर करने में लगता है, प्लस अपन कुछ कंप्रेशन टाइप के तरीके से फाइल्स को स्टोर करेंगे। और दूसरा ये होता है कि जब आप डेटा कॉपी करते हो या उसको यूज़ करते हो सिस्टम में, तो उसकी जो स्पीड है डेटा एक्सेस की, वो भी आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? चलो कंटिन्यू करते हैं। HDFS में अपन ने बेसिक कमांड्स की बात करी थी। HDFS अपना स्टोरेज पॉइंट है, आप इसे डेटा लेक भी बोल सकते हो। एक्चुअली एक टर्म होती है डेटा लेक, जो अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, डेटा वेयर हाउसेस के लिए। मतलब डेटा वेयर हाउस तो क्या होता है, जहाँ पे अपन बड़ा डेटा स्टोर करते हैं। तो सपोज करो आपकी कंपनी काम कर रही है, आपकी कंपनी का जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है, उसे आप किसी डेटाबेस में या किसी फोल्डर में आप स्टोर कर रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे उसको अपन, जहाँ पे वो डेटा फिजिकली स्टोर हो रहा है उसे अपन डेटा वेयर हाउस बोलेंगे। तो हडूप अपना क्या है, हडूप अपना डेटा वेयर हाउस है, HDFS अपना डेटा वेयर हाउस है, क्योंकि इसी में अपन अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं। और दूसरी चीज़, इसको अपन डेटा लेक बोलते हैं। डेटा लेक डेटा वेयर हाउस से बड़े होते हैं। डेटा लेक यानी बिग डेटा, जहाँ पे आपका बिग डेटा स्टोर होता है उसे अपन डेटा लेक भी बोलते हैं। तो ये टर्म आप याद रखें, डेटा लेक कई बार काम आता है, इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो HDFS को अपन ने यूज़ किया था HDFS CLI से। बहुत सारे वेज अपन ने देखे कि आप HDFS को यूज़ कर सकते हो। सबसे सिंपल वे है HDFS CLI। अभी अपन लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स में अपन HDFS कमांड से सारा काम फॉलो किया था कि HDFS DFS-ls/ कि क्या क्या रखा हुआ है स्लेश पे, वो अपन ने चेक किया था। तो देखो अभी बोल रहा है कि आपका सिस्टम ऑन नहीं है, एंड पॉइंट जो कॉन्फ़िगर आपने कर रखा है वो रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज अपन ने अभी तक क्या नहीं किया है, अपनी सर्विसेज को ऑन नहीं किया है। आप कोई भी सर्विस अपनी ऑन नहीं है, कोई भी जावा प्रोसेस अपना भी रनिंग मोड में नहीं है। हडूप चलाना पड़ेगा अपने को, तब जाके अपनी कमांड रन कर पाएंगे। इस कमांड को रन करने के लिए अपना नेम नोड अप होना जरूरी है। ठीक है। और जब तक फाइल्स अपन अपडेट नहीं करेंगे, जब तक फाइल्स अपलोड नहीं करेंगे, तब तक अपने लिए डेटा नोड की अवेलेबिलिटी जरूरी नहीं है। अब देखो, पहली चीज़ तो क्या थी, कल मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाई थी कि अपन ने एक एंट्री चेंज करी थी। कौन सी फाइल में, हडूप होम के अंदर, ATC के अंदर, हडूप के अंदर कोड साइट XML में अपने कुछ चेंज किया था। अपन ने वहाँ पे एक एंट्री ऐड करी थी कि हडूप को अगर कोई HTTP यूज़र एक्सेस कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि हडूप का कोई HTTP यूज़र हडूप को एक्सेस करता है। तो देखो, जब भी अपन किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, तो जो अपना यूज़र नेम होता है, अपन उस यूज़र नेम के थ्रू एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम था स्टैटिक यूज़र का, वो क्या था अपने पास, DR हु था, डॉक्टर हु। उसको अपने हडूप चेंज कर दिया, क्योंकि अभी अपनी जो परमिशंस है, अपने फाइल सिस्टम पे जो परमिशंस है हडूप के अंदर, जो अपन डेटा अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मेनली अपन हडूप यूजर से काम कर रहे हैं। तो अपन ने हडूप यूजर को परमिशन दे रखी है, और अपन चाहते हैं कि हडूप यूजर कहाँ से काम कर सके, अपने वेब इंटरफेस से काम कर सके। तो उसके लिए अपन इसको
इस प्रॉपर्टी को अपन ने ऐड किया था ताकि अपन वेब इंटरफेस से भी हडूप में फाइल्स अपलोड कर सकें। पर अपन एक प्रॉब्लम देखी थी कि लिनक्स मशीन में तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा था, कोई इशू नहीं था, अपन फाइल अपलोड कर पा रहे थे, फाइल्स फोल्डर्स अपन क्रिएट कर पा रहे थे, डाउनलोड कर पा रहे थे। एक तरह से स्टोरेज प्रोजेक्ट बन गया था कि आप इंटरफेस पे जाके अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हो बिना किसी कमांड के, डायरेक्टली वेब इंटरफेस से, या अपन बोले कि HTTP की वेबसाइट से अपन उसको एक्सेस कर सकते थे। पर विंडोज़ में एक इशू आ रहा था अपने पास कि अपन फोल्डर्स वगैरह क्रिएट तो कर पा रहे थे, यानी कि नेम नोड में तो कोई इशू नहीं था, ठीक है, नो इशू इन नेम नोड। इशू किस में था? डेटा नोड एक इशू क्रिएट कर रहा था कि आप फाइल्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि इशू क्रिएट क्यों हो रहा था, क्योंकि अभी अपन जो हडूप रन कर रहे हैं वो हडूप अपन कहाँ पे रन कर रहे हैं, अपन नेम नोड जो अपन ने रन किया हुआ है वो IP पे रन किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे एंट्री देख पा रहे हो कि HDFS की जो IP है वो क्या है अपने पास 0.0.0.09000, यानी 9000 पोर्ट पे अपना हडूप रन कर रहा है। तो ये तो अपने पास डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है कि अपना इसी, और 000 का मतलब क्या होता है कि ये जो करंट मशीन है लिनक्स मशीन, इसकी सारी IPs पे अपना नेम नोड रन कर रहा है। ये जो एड्रेस है ये बेसिकली आपके नेम नोड का एड्रेस है। तो नेम नोड तो अपना चल रहा है 0.0.0.0 पे :9000 पे। पर जो डेटा नोड है अपना, डेटा नोड के लिए अपन ने कोई एंट्री नहीं करी है, डेटा नोड के लिए अपने कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी है। तो बाय डिफॉल्ट डेटा नोड कहाँ चलता है? डेटा नोड अपना लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब लोकल होस्ट का सिस्टम क्या होता है कि अपन हर मशीन को क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट मशीन बोलते हैं। देखो, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास कोई भी क्लाइंट है, तो क्लाइंट अपनी किसी मशीन से किसी और मशीन से बात करेगा, तो क्लाइंट की जो मशीन है उसे अपन क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट बोलते हैं। और लोकल होस्ट कौन बोलते हैं? लूप बैक एड्रेस, कि लोकल होस्ट पर जो भी चीज़ चल रही है उसे सिर्फ आप इसी मशीन से एक्सेस कर सकते हो, इस मशीन के बाहर आप इस पर लोकल होस्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो। इस मशीन में खुद का IP भी होता है, फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.10 मान लिया अपन ने। दूसरी मशीन है, हर मशीन खुद को क्या बोलती है? लोकल होस्ट बोलती है। और लोकल होस्ट खुद का पर्सनल IP एड्रेस होता है। लोकल होस्ट का IP एड्रेस क्या था अपने पास? 127.0.0.1। हर मशीन का खुद का IP एड्रेस ही है, लेकिन इस IP एड्रेस से आप सिर्फ और सिर्फ किसके, इस मशीन के ऊपर ही काम कर सकते हो, किसी और मशीन से इस मशीन से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। ये जो अपना इंटरफेस होता है लोकल होस्ट इंटरफेस, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीन के ऊपर एप्लीकेशन को रन करने के लिए काम आता है। कि आपकी मशीन के ऊपर दो एप्लीकेशन है, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेट कर सकती है यूजिंग लोकल होस्ट नेम। पर दूसरी मशीन आपकी उन एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस आप अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे नहीं चलाओ, आपकी IP पे नहीं चलाओ। तो वी नीड टू रन और मशीन्स इनटू ए IP एड्रेस। जब तक IP एड्रेस पे नहीं चलाएंगे तो बाहर से कोई भी बंदा राउटर के थ्रू अपनी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो IP विजिबल होती है अपने राउटर को, वो आपकी कौन सी IP विजिबल होती है? जो राउटर आपको प्रोवाइड करता है DHCP सर्वर के थ्रू, है ना। तो वो IPs डालना जरूरी होता है अगर आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अपनी जो लिनक्स मशीन है उस लिनक्स मशीन को अपन लोकल होस्ट बोल रहे हैं, और ये अपनी लिनक्स मशीन है, इसका नाम लोकल होस्ट है, इस मशीन का अपने को नाम नहीं रखा है। अपन एक अपने पास एक DNS सर्वर भी होता है बेसिकली, जो कहाँ पे पॉइंट करते हैं? जो किसी भी IP को, किसी भी नेम को IP में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप लिखते हो facebook.com, तो फेसबुक का भी कोई ना कोई IP होगा, और ये IP कौन जनरेट करके देता है अपने को? ये IP अपने को जनरेट करके देता है DNS सर्वर। हर एक राउटर में DNS सेट होता है, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप खुद का कस्टम DNS सर्वर बिल्ड कर सकते हो और फिर आप उसको पॉइंट करा सकते हो। तो हमेशा जब आप हडूप एडमिन का जो काम होता है, हडूप एडमिन अपना खुद का एक लोकल DNS कॉन्फ़िगर करता है, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि अभी या तो जैसे अपन हडूप आर्किटेक्चर की बात करें, तो या तो अपन हडूप आर्किटेक्चर में IPs यूज़ करें। IP यूज़ करने से नुकसान ये कि IP यूज़ करने पे हमें सारी की सारी सर्विसेज को IP देनी पड़ेगी। जैसे अभी अपने नेम नोड को IP दी थी, लेकिन डेटा नोड को अपने IP नहीं दी, तो डेटा नोड ने IP कौन सी उठा ली? डेटा नोड ने आपके लोकल होस्ट की IP उठा ली, मतलब लोकल होस्ट उठा लिया, उसने IP पर रन नहीं किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके हर एक मशीन को IP देनी पड़ेगी कि हमारा नेम नोड है, तो इसको अपन ऐसे नेम नोड बोल सकते थे, पर अभी नेम नोड नहीं बोल सकते कि IP होनी चाहिए। तो सबको अपन IP देंगे कि इसकी IP 1.10 है, इसकी IP 1.11 है,
और इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा कि अपने को आईपी याद रखनी पड़ेगी। आईपी अपने में काफ़ी टिपिकल चीज़ है याद रखने के लिए, तो अपन क्या यूज़ कर लेते हैं, डीएनएस सर्वर यूज़ कर लेते हैं। डीएनएस से फ़ायदा क्या होता है कि ये सारे आईपी की एंट्री जो है ये सारी डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर चली जाती है। जो डीएनएस सर्वर होता है उसके पास अपना एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में अपन इस तरह से एंट्रीज करते हैं कुछ, मतलब एंट्रीज डिफरेंट तरीके से होती है डीएनएस में, पर आप ऐसे समझ सकते हो कि डीएनएस के पास एक रिकॉर्ड रखा होता है कि जो 192.168.1.10 आईपी है, ये आपके नेम नोड नाम की सिस्टम की आईपी है। तो अपने सिस्टम को एक नाम दे दिया नेम नोड। तो जब भी आप नेम नोड सर्च करोगे आपको कौन सी आईपी मिलेगी, आपको ये वाली आईपी मिलेगी 1.10। जब भी आप इस तरह सर्च करोगे 192.168.1.11, ये मेरे डेटा नोड 1 की आईपी है। और ऐसा करके अपन डेटा नोड 2 की आईपी, डेटा नोड 3 की आईपी, ये सारे अपन आईपी सेट कर सकते हैं। और फिर अपन इनको नाम दे सकते हैं हर मशीन को। ये मेरी नेम नोड मशीन है, इसका होस्ट नेम अपन चेंज कर देंगे, लोकल होस्ट की जगह नेम नोड कर देंगे, और इस नेम नोड का आईपी इस डीएनएस सर्वर से अपन उठा लेंगे। ऐसे ही इनका सबका नाम दे देंगे, डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, डेटा नोड 3, डेटा नोड 4। और अब अपन कैसे बात कर सकते हैं, अब अपन बात कर सकते हैं डेटा नोड के बेसिस पे। आपने कुछ चीज़ और नोटिस करी होगी, जब अपन HDFS में जाके चेक कर रहे थे तो वो बता रहा था कि अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, लोकल होस्ट पे अवेलेबिलिटी है। जब आप ब्लॉक साइज देख रहे थे, आप 5 ब्लॉक को देख रहे थे, तो बोल रहा था कि ब्लॉक कहाँ पे अवेलेबल है, आपका लोकल होस्ट पे आपका ब्लॉक अवेलेबल है। इसीलिए अपन इस ब्लॉक को विंडोज़ मशीन से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे कि ये तो लिनक्स मशीन है जहाँ पे आपका HDFS चल रहे हैं लोकल होस्ट के ऊपर, और अपन विंडोज़ से इसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो विंडोज़ में जब आप डेटा नोड की बात कर रहे थे, तो डेटा नोड आपका जो नेम नोड है वो क्या बोल रहा है कि डेटा नोड कहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो आप लिनक्स पे जाने के बजाय आप कहाँ पे सर्च कर रहे थे, आप विंडोज़ मशीन पे ही नेम नोड को, डेटा नोड को सर्च कर रहे थे, और उसकी वजह से अपने को आंसर मिल रहा था, अपन डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 ऑप्शन है, या तो अपन डेटा नोड की प्रॉपर्टी चेंज करें, डेटा नोड्स, सारे डेटा नोड्स को अपन कहाँ पे चलाएं, अपने फिक्स आईपी एड्रेस पे चलाएं, जैसे अपने नेम नोड की एंट्री करी है। या दूसरा एक सिंपल ऑप्शन क्या है कि अपन डीएनएस यूज़ कर लें। डीएनएस में अपन क्या करते हैं, अपनी मशीन के आईपी की जगह नाम सेट कर दें। तो डीएनएस ज़्यादा इजी वे है, कैसे करेंगे। पहली चीज़ देखो, अभी मेरा जो नाम है मशीन का वो क्या है, लोकल होस्ट नाम है, और अपने जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें एक कमांड होती है अपने पास, उस कमांड से अपन अपना होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। अगर कमांड भी नहीं हो तो लिनक्स में एक फ़ाइल होती है, क्योंकि सब कुछ फाइल से ही होता है लिनक्स में। तो लिनक्स में अपने पास एक फ़ाइल होती है जिसे हम बोलते हैं ETC के अंदर होस्ट नेम फाइल। इस फाइल में आपका होस्ट नेम होता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि यह होस्ट नेम नाम की फ़ाइल बनी हुई है क्या, तो आप चेक कर रहे हो कि ETC होस्ट नेम जो फाइल है मेरी, उसमें भी कौन सी एंट्री हो रखी है, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। यानी मेरी इस मशीन का नाम क्या है, लोकल होस्ट मेरी इस मशीन का नाम है। अगर आप इस मशीन का नाम चेंज करना चाहते हो, इस मशीन को कुछ नाम देना चाहते हो, है ना, तो अपन कमांड से भी कर सकते हैं। आप इस फाइल में इस लाइन को हटा के अपना खुद का नाम डाल सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि होस्ट नेम CTL, ये कमांड है अपनी जिससे अपन अपना होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, तो अपन होस्ट नेम सेट करना चाहते हैं, और मैं अपना होस्ट नेम देना चाहता हूँ इसको कि ये मेरी बिग डेटा मशीन है, तो bigdata.example.com ऐसे एक नाम दे दिया मैंने कि मैं इस मशीन को इस नाम से जानूंगा, bigdata.example.com नाम से जानूंगा। अगर ये कमांड आपको नहीं मिलती, जैसे आप उबंटू यूज़ कर रहे हो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस फाइल को चेंज कर सकते हो लिनक्स में। ये कमांड कुछ नहीं कर रही है। अगर आप एज ए डेवलपर देखो तो ये कमांड का जो, ये कमांड भी एक स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ये स्क्रिप्ट बस आपके इस फाइल में जाके अपना जो भी नाम आपने दिया है उस नाम को अपडेट कर रही है। कौन सी फाइल में, ETC होस्ट नेम फाइल में। तो अभी अपनी मशीन का नाम बिग डेटा हो गया है, ठीक है। example.com तो सब डोमेन्स है, मेन डोमेन कौन सा है अपना, बिग डेटा। तो अपनी मशीन का नाम बिग डेटा हो गया है, पर अभी भी यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, लोकल होस्ट। वाई, क्योंकि जब भी अपन शेल ओपन करते हैं तो तब एक बार वो एनवायरमेंट वेरिएबल्स को रीड करता है। अगर आप अभी इको करोगे $होस्ट नेम को, तो ये वेरिएबल चेंज हो चुका है, नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू कब रीड करी थी अपन ने, जब अपन ने ये शेल ओपन करी थी। अब अपन चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो, तो अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को वापस से इस शेल को लॉन्च करना पड़ेगा। तो आप exec बेस कमांड से एक बार दोबारा से क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करते हो अपनी बेस शेल को। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, देखो वैसे तो अगर आप बेस लिख देते सिर्फ तो भी काम बन जाता, लेकिन बेस का मतलब है कि अपन एक और बेस शेल खोलना चाहते हैं, तो एक और न्यू बेस शेल ओपन हो जाती, तो एक पेरेंट सब पेरेंट वाली चीज़ बन जाती। बट अपन चाहते हैं कि मैं तो नई शेल नहीं खोलना चाहता, इसी शेल के अंदर
पीसी शेल को दोबारा से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ ताकि जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, इनको मेरी शेल वापस से रीड कर ले। तो ये जो अपना ग्लोबल होस्ट नेम वेरिएबल था, इसकी वैल्यू आप चेक कर रहे हो तो वो अभी चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपकी मशीन का नाम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो EXEC बेस करने से इसने अपना एनवायरनमेंट रीड किया और अपना होस्ट नेम अपडेट कर दिया। तो बेसिकली अगर आप लिखोगे अब कि पिंग बिग डेटा .example.com -c3 डालोगे तो आप देख रहे हो कि अपने पास क्या हो रहा है, अपनी मशीन पिंग कर रही है ना। अपनी मशीन क्या कर रही है, पिंग कर रही है, आंसर मिल रहे हैं अपने को। अब पिंग क्यों कर रही है, किसको पिंग कर रही है, ये इसी मशीन को पिंग कर रही है, क्योंकि बिग डेटा अपनी मशीन का नाम है और जब ये होस्ट नेम अपने सेट किया हुआ है तो ये अपनी मशीन को ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बिग डेटा example.com है, इसका जो IP एड्रेस है वो IPv6 एड्रेस है, ये वाला ENS 160 इंटरफेस के ऊपर ये वाला IP एड्रेस है। और अगर आप अपना IP एड्रेस चेक करो दोबारा से, कैसे चेक करेंगे, IP ADDR शो और पर्टिकुलर इंटरफेस पे चेक करना है ENS 160 पे। तो अगर आप ये चेक करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास एक IPv6 है जो कि सेम IP एड्रेस है जिसको आप पिंग कर रहे हो, है ना। तो अपने अपनी मशीन का कुछ नहीं किया, अपनी मशीन का नाम दे दिया है कि अपनी इस मशीन का नाम क्या है, bigdata.example.com है। वैसे रियल लाइफ में तो क्या होता है, जब अपन डिस्ट्रीब्यूटेड रूप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अपने पास बहुत सारी मशीन रहती है, सबका नाम अलग अलग रखेंगे, किसका नाम नेम नोड है, डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, डेटा नोड 3। लेकिन अपने पास एक ही मशीन है तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया, bigdata.example.com रख दिया कि यही मेरा नेम नोड है, यही मेरे डेटा नोड है, सब कुछ यही है। अब इसके बाद इतना करने के बाद अगर अपन थोड़ा सा चेंज करें कि अपनी मशीन का नाम अब क्या हो गया, अपना होस्ट नेम चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे अपन ये लिखें कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को एक बार एक कमांड होती है लिनक्स में ns lookup कमांड, इससे आप क्या चेक कर सकते हो, bigdata.example.com का IP चेक कर सकते हो, किसका IP एड्रेस क्या है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि सर्वर बोल रहा है कि आपका सर्वर कौन सा वर्क कर रहा है, 192.168.29.1। ये IP एड्रेस मेरे राउटर का है ना, जो जियो का राउटर मेरे साथ घर पे लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मेरे राउटर पे जाके चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसी ऐसी कोई वेबसाइट है क्या दुनिया में, bigdataexample.com, उसका IP एड्रेस दे दो। तो NS लुकअप चेक करता है, NS का मतलब है DNS, नेम सर्वर। नेम सर्वर के अंदर लुकअप कर रहे हैं कि इस नाम से कोई IP एड्रेस है क्या, तो इस नाम से कोई IP एड्रेस अपने को नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ये कोई facebook.com तो है नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ facebook.com तो वो तो पब्लिक DNS में अवेलेबल है, अपने DNS में अपनी मशीन की एंट्री नहीं है, ये अपने फेसबुक का IP एड्रेस है, IP4 और IP6 दोनों एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि फेसबुक का एड्रेस तो अपने को मिल रहा है, ऑथोरिटेटिव आंसर अपने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने को आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि अपनी एंट्री कहाँ पर नहीं है, DNS में अपनी एंट्री नहीं है। अब या तो अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे आप काम कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो कि हाउ टू एड एंट्रीज इन राउटर DNS, कि राउटर में DNS की एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपना भी राउटर के पास जा रहा है। तो एक तरीका तो ये होता है कि अगर आप अपने राउटर में जाके DNS की एंट्रीज अपडेट कर दोगे तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, है ना। आपके पास जियो वाला है तो उसमें भी ट्राई करके देखो, अगर आपके पास नॉर्मल राउटर है घर पे तो उसमें ट्राई करके देखो। और आई डोंट नो, मेक श्योर कि जो हॉटस्पॉट आप यूज़ करते हो अपने मोबाइल का उसमें भी शायद अपन कर सकते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो हाउ टू एड एंट्रीज इन राउटर फॉर DNS रिजोल्व नेम्स, तो अपन एंट्रीज कर देंगे ऐसे कि यार मेरा इसमें लुकअप नहीं हो रहा है bigdataexample.com का, तो मैं एंट्री कर दूंगा कि जब भी मैं इस नाम को सर्च करूंगा bigdataexample.com को, तो मेरे को एक IP एड्रेस मिलना चाहिए इसी मशीन का, लिनक्स मशीन का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, राउटर पे अगर आप अपडेट करते हो उसका फ़ायदा क्या है, राउटर पे अपडेट करने का एक फ़ायदा है क्योंकि सारी मशीनें किससे कनेक्टेड है, आपके राउटर से कनेक्टेड है। तो रियल लाइफ में जब ये मल्टीपल डिप्लॉयमेंट करते हैं तो अपन खुद का राउटर बनाते हैं, और खुद का राउटर बनाते हैं तो फायदा क्या होता है, मतलब खुद का राउटर यूज़ करते हैं तो अपन खुद का DNS सर्वर भी यूज़ करते हैं, राउटर में अपन DNS को अपडेट कर देते हैं। और उसका फायदा क्या होता है कि अपन कस्टम DNS यूज़ कर रहे हैं तो इस DNS में अपन इन सबकी IPs की एंट्री कर देते हैं। तो फिर इन सबको पता रहता है कि अगर आप नेम नोड बोल रहे हो तो कौन से नोड की बात कर रहे हो, डेटा नोड बोल रहे हो कौन से नोड की बात कर रहे हो। तो ये तो बड़े लेवल पे बात करते हैं अपन कि बहुत सारी मशीन से तो अपन राउटर्स के अंदर अपडेट कर देते हैं, या फिर अगर आप बहुत पैसे वाले हो या कंपनी में ही काम कर रहे हो, एक्चुअल कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनीज के पास तो क्या होता है, DNS नेम्स परचेज कर लेती है कंपनीज, उनके पास DNS रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो ग्लोबली भी यूज़ कर सकती है।
अब सबसे सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि अपने पास इतना तामझाम की जरूरत नहीं है अपने को, अगर आपको डीएनएस के बारे में कुछ नहीं पता है, अपन सिस्टम एडमिन नहीं है, वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर डीएनएस, ठीक है। तो अपन क्या करें, तो अपन क्या कर सकते हैं, इफ़ यू सी कि अपना तो वो छोटा सा सिस्टम है, अपने पास एक सिस्टम है, एक लिनक्स सिस्टम है, एक विंडोज सिस्टम है, दोनों किससे कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है। राउटर सिर्फ आईपी के थ्रू कनेक्ट करता है उन्हें, राउटर को सिर्फ आईपी पता है कि इसकी आईपी क्या है और इसकी आईपी क्या है। वो आईपी के थ्रू राउट कर सकते हैं, नाम के थ्रू राउट नहीं कर सकते। अगर नेम के थ्रू राउट करवाना है तो राउटर के अंदर डीएनएस की एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन दोनों मशीनों को नाम से आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो इन मशीन के पास, हर एक मशीन के पास खुद का भी एक फाइल होती है, खुद की लोकल डीएनएस फाइल होती है। अब ये लोकल डीएनएस फाइल कैसे काम करती है, इफ यू सी द लोकल डीएनएस फाइल, इट मीन्स ये अपने पास लोकल डीएनएस फाइल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ये लोकेशन लिनक्स में अगर आप बात करोगे तो लिनक्स में इसकी फाइल होती है etc होस्ट फाइल होती है एक। सबसे पहले आप लोकल डीएनएस फाइल में चेक करते हो। जब लोकल डीएनएस में आपको कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तब आप अपने नेटवर्क के डीएनएस पे जाते हो, वहाँ पे जाके चेक करते हो। तो हमेशा अगर आप चाहते हो कि लिनक्स मशीन आईपी रिजोल्व करे तो आप इस etc होस्ट वाली फाइल में जाके एंट्री कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स की। तो जब अपन, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, अपन ये भी करेंगे, एक पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप इंस्टॉल करेंगे, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे मैं यही यूज़ करूँगा कि अपन etc हर एक मशीन की etc होस्ट फाइल में एक दूसरे की एंट्री कर देंगे आईपीएस की। तो यहाँ पे आप अपने कितने भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, कस्टम रिकॉर्ड्स, कस्टम डीएनएस रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो अपने पास एक तरीका हो गया। विंडोज़ में भी अपने पास फाइल्स होती है, विंडोज़ में आपके पास etc होस्ट फाइल आपको मिलेगी, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ पे रहेगी, वो अपनी सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर या सिस्टम 32 के अंदर रहेगी। अभी बताऊंगा मैं कि कौन सी लोकेशन पे रहेगी, पर विंडोज़ में आपकी etc होस्ट फाइल होती है। तो या तो आप इस विंडोज़ मशीन को बता दो कि इस लिनक्स मशीन का नाम क्या है, और इस लिनक्स मशीन को बता दो कि इस लिनक्स मशीन का नाम क्या है। तो वैसे तो अपन हर एक नोड की एंट्री करते हैं, पर अपने पास एक ही नोड है तो अपने को एक ही एंट्री करनी है। तो पहले तो अपन यहाँ पे एंट्री कर देते हैं लिनक्स मशीन में। सो विम etc होस्ट फाइल मैंने ओपन करी, और चूंकि सूडो से ओपन करना अपने को परमिशन चाहिए, तो देखो यहाँ पे एक एंट्री बाय डिफॉल्ट हो रखी है जिसे देख के आप अदर एंट्रीज कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि 127.0.0.1 ये आईपी एड्रेस जो है ये किसका आईपी एड्रेस है, लोकल होस्ट का। और या फिर आप उसे लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन बोल सकते हो, लोकल होस्ट 4 बोल सकते हो IP4 के लिए, लोकल होस्ट 4 डॉट लोकल डोमेन 4 बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ::1 ये किसका आईपी एड्रेस होता है, IPv6 एड्रेस होता है लोकल होस्ट का। तो बोल रहा है कि अगर इस आईपी एड्रेस पे क्या आता है तो ये भी लोकल होस्ट नाम से जाना जाएगा, लोकल होस्ट लोकल डोमेन नाम जाना जाएगा, लोकल होस्ट 6 नाम जाना जाएगा, लोकल होस्ट 6 डॉट लोकल डोमेन 6 नाम जाना जाएगा। तो ये एंट्रीज ऑलरेडी हो रखी है। मेरे को एक एंट्री करनी है कि 192.168.29. मेरा आईपी एड्रेस कितना है, IPADDR शो ENS 160, मेरा आईपी एड्रेस है 29.230। तो मैं बोलूँगा कि ये जो आईपी एड्रेस है 29.230, इस आईपी एड्रेस को किस नाम से जानेंगे हम, इस आईपी एड्रेस का जो नाम है वो होना चाहिए बिग डेटा, और इसका एक और नाम मतलब सिनोनिम्स आप डाल सकते हो, bigdata.example.com या नेम नोड। तो अगर आप नेम नोड भी लिखोगे या नेम नोड डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम भी लिखोगे, स्पेस ही दे दो, नेम नोड लिखोगे, नेम नोड डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम लिखोगे, एक ही बात है। यानी मैंने अपनी इस मशीन को क्या नाम दे दिया है, मैंने इस मशीन को नाम दे दिया है बिग डेटा example.com, नेम नोड डॉट example.com। तो अगर कभी भी मैं ये नाम यूज़ करता हूँ, चाहे मैं अपने ब्राउज़र पे यूज़ करूँ, चाहे मैं कहीं भी यूज़ करूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं इस फाइल में लुकअप करूँगा etc होस्ट फाइल में, और यहाँ से मेरे को IP एड्रेस मिल जाएगा जो मेरे को इस मशीन पर पॉइंट करेगा। तो ये सारे नाम अपन यूज़ कर सकते हैं, आप होस्ट नेम अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स अपन यूज़ करते हैं सेम तरीके से। तो जैसे इस फाइल को आप सेव करोगे ना, एक अच्छी चीज़ होती है चेक करना, NS लुकअप बिग डेटा। तो अभी देखो ये बोल रहा है कि सर्वर कांट फाइंड एनी बिग डेटा डोमेन, क्योंकि NS में अपन लुकअप कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट ये नेम सर्वर में लुकअप कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि पिंग कर रहे हैं अपन, अपना काम हो गया है। वैसे DNS में तो अपन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप पिंग करोगे नेम नोड को भी आप पिंग करोगे कि नेम नोड डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम -C3 3 बार पिंग करेंगे, यू कैन जस्ट सी 29.232,
पिछली बार IP6 आ रहा था, आप नेम नोड नाम से भी पिंग कर सकते हो कि पिंग नेम नोड कहाँ पे चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, दिस द IP एड्रेस विल बी शोन हियर। तो यू कैन जैसे अपन आराम से ये काम कर सकते हैं 29.230 29.230। तो ये बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि अपने खुद का एक लोकल DNS सेट कर दिया है, जहाँ पे अपन अगर नाम देंगे उसको तो अपने को क्या प्रोवाइड कर देगा, IP प्रोवाइड कर देगा। और बेसिकली कौन सी फाइल थी अपनी, ATC होस्ट फाइल थी लिनक्स मशीन के अंदर। तो ये तो लेकिन लिनक्स में तो अपने को प्रॉब्लम थी नहीं, लोकल होस्ट से भी काम चल रहा था। प्रॉब्लम कहाँ पर थी अपने को, विंडोज़ में थी। अपने को विंडोज़ को भी तो बताना पड़ेगा कि जब भी मैं बिग डेटा की बात करूँ या bigdataexample.com की बात करूँ तो कौन सी मशीन पे मेरे को पॉइंट करना है। बट फिलहाल अपन एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि अब आपने जब नाम दे ही दिया है तो आप अपनी जो फाइल थी, कौन सी फाइल, हडूप होम के अंदर ETC, और ETC के अंदर अपने पास कौन सी फाइल थी, ETC के अंदर अपने पास ETC के पास अपने पास कोर साइट XML फाइल थी। इस कोर साइट XML फाइल में HDFS फाइल में चेंज करना है अपने को। ETC हडूप नहीं लिखा मैंने, ETC के अंदर हडूप के अंदर HDFS-site.xml ये फाइल अपन ओपन करेंगे। HDFS की प्रॉपर्टी अपन चेंज करेंगे। तो HDFS site.xml फाइल अपने खोली और इसमें क्या प्रॉपर्टी चेंज करेंगे अपन, इसमें तो अपन को एंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोर साइट में चेंज करेंगे, क्योंकि अपन ने जो IP की एंट्री करी थी वो कहाँ पे करी थी, कोर साइट XML में करी थी। तो कोर साइट XML अपने बोला था कि जो अपना जो नेम नोड है वो कहाँ चल रहा है, इस IP पे चल रहा है। अब आपको IP लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप क्या लिख सकते हो कि मेरा जो नेम नोड चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, bigdata.example.com पे चल रहा है, ये जो अपन ने नाम सेट किया है मशीन का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जब मशीन रन करेगी आपकी तो bigdataexample.com पे रन करेगी। सेव करके बाहर आते हैं, फाइल चेक कर लेना, कोर साइट XML में एंट्री करी है जहाँ पे 0.0.0.09000 अपने लिखा था :9000, वहाँ पे अपने नाम लिख दिया है कि bigdata.example.com :9000 पोर्ट पे चलाएंगे अपन HDFS को। स्टार्ट कर देते हैं, सारी सर्विसेज को चेक करते हैं कि कोई सर्विस डाउन तो नहीं है अपनी, कुछ इशू तो नहीं क्रिएट हो गया है इंस्टॉलेशन में या कॉन्फ़िगरेशन में। जब भी एरर आती है आपकी, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई एरर है, आपके इंस्टॉलेशन में कहीं ना कोई इशू है। तो वो आप चेक करोगे, और कैसे चेक करेंगे अपन, लॉग चेक करेंगे, लॉग चेक करके वो सारा काम हो जाएगा अपना। तो देखो ये स्टार्ट कर रहा है नेम नोड को bigdataexample.com पे, और ये सेकेंडरी नेम नोड को स्टार्ट कर रहा है bigdataexample.com पे, साथ में डेटा नोड को भी यहीं पे स्टार्ट करेगा। तो डेटा नोड को भी सेम पे स्टार्ट करेगा, रिसोर्स मैनेजर स्टार्ट कर रहा है और नोड मैनेजर्स को स्टार्ट कर रहा है। अब स्टार्ट हुए या नहीं हुए ये अपने को नहीं पता, तो आप JPS करके चेक करोगे कि सारे के सारे नोड्स आपके अवेलेबल है या नहीं है। तो JPS अपन ने किया, एंड यू कैन जस्ट सी डेटा नोड, नोड मैनेजर, सेकेंडरी नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नेम नोड। तो 5 सर्विस होनी चाहिए, पाँचों सर्विस अपने को यहाँ पे मिल रही है, इसमें कोई इशू अपने को नहीं है। और जब ये सारा काम हो गया तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप चेक करोगे तो आप ऐसे चेक कर सकते हो HDFS--LS अपना URI क्या था। URI ध्यान रखना कि HDFS में काम करते हैं URI से। URI होता है अपना यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, इससे अपन सारा काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि HDFS-DFS-LS आप URI दे सकते हो कि HDFS://bigdata के ऊपर कौन से पोर्ट पे जाना है, 9000 पोर्ट पे जाना है, और हमें चेक करना है कि स्लैश के ऊपर यूज़र के अंदर हडूप फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है। इट विल वर्क, क्योंकि ये अपना URI प्रॉपर है। अपन किस पे चला रहे हैं, बिग डेटा नाम से चला रहे हैं। तो बिग डेटा 9000 पोर्ट पे हम इस लोकेशन पे चेक कर रहे हैं क्या क्या फाइल्स रखी हुई है। तो एक डेटा फाइल रखी हुई है जो अपन ने क्रिएट करी थी। और इवन अगर आप यहाँ पे लिनक्स में अपना टर्मिनल एक्सेस करोगे, वेब ब्राउज़र एक्सेस करोगे, तो ब्राउज़र में जाके अपने को पोर्ट नंबर अपन लास्ट टाइम याद किया था, कितना था अपने पास, लास्ट टाइम अपना पोर्ट नंबर क्या था जो अपन ने HDFS के लिए यूज़ किया था कि 9864 लिखा था अपन ने। ग्रेट, तो आप लिख सकते हैं HTTPS, ऐसे तो लिख सकते हो कि बिग डेटा के ऊपर हमें जाना है 9864 के ऊपर। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, डेटा नोड का पोर्ट नंबर था। तो इसी बिग डेटा 9864 पे अपना डेटा नोड वाली एंट्रीज आपको शो कर रही है। और एक का बता रहा है कि कहाँ चल रहा है अपना नेम नोड का एड्रेस क्या है, bigdataexample.com है 9000, ठीक है, और ब्लॉक पुल ID वगैरह अपने सब कुछ दिखा रहा है। और वैसे ही डेटा नोड का एड्रेस क्या है, डेटा नोड चल रहा है बिग डेटा 9866 पे।
तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा है, बिग डेटा पे चल रहा है। और 9864 अपने चेक किया था नेम नोड, ये तो डेटा नोड का एड्रेस है। नेम नोड का एड्रेस क्या था अपने पास, नेम नोड का अपने पास एड्रेस था 8088, पता नहीं, हाँ 9870 था ना, बिग डेटा का एड्रेस था, लोकल होस्ट का एड्रेस था 9870 था अपना नेम नोड का एड्रेस। तो आपको नेम नोड दिख रहा है, देखो समरी में दिखा रहा है कि आपके पास एक नोड चल रहा है, लाइव नोड में एक नोड चल रहा है आपके पास डेटा नोड का। तो नेम नोड बता रहा है कि नेम नोड यहाँ चल रहा है, DFS यहाँ चल रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आप अपनी यूटिलिटी में जाओगे, वहाँ पे फाइल सिस्टम पे जाओगे, तो अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि फाइल सिस्टम में जैसे याहू में अपन ने कुछ फाइल अपलोड करी थी break.py फाइल, यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है ना इसके, इस ब्लॉक की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, बिग डेटा के ऊपर अवेलेबिलिटी है। यानी अपन ने अपने नोड का क्या दे दिया, अपने नोड का अपने नाम दे दिया। अभी लोकल होस्ट पे अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे अवेलेबल है, बिग डेटा पे। लेकिन बिग डेटा नाम है, और इस नाम के रिगार्डिंग अपने को IP एड्रेस चाहिए, और ये काम कौन करता है, DNS करता है। तो यहाँ पे तो सारा काम चल रहा है, यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हो, आप फाइल डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के लिनक्स सिस्टम में, कि आपको कोई फाइल अपलोड करनी है। एनाकोंडा तो क्या अपलोड करें अपन कुछ फाइल अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे भी कुछ नहीं रखा हुआ है आपने, ये break.py फाइल रखी हुई है, इसी को अपलोड कर देते हैं। तो इसको अपन ने वापस से क्या कर दिया, अब ये बोल रहा है कांट अपलोड फाइल break.py क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको डिलीट कर देते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। नाउ इट शुड बी अपलोडेड, यू कैन जस्ट सी। तो सेम नाम से फाइल थी इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था, अभी इसने अपलोड कर दिया फाइल को। ठीक है, तो लिनक्स में तो कोई प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, क्योंकि लिनक्स तो ऑलरेडी काम कर रहा है, या नाम से भी काम करेगा, क्योंकि लिनक्स में अपने एंट्री कर दी है। कहाँ पे एंट्री कर दी है, अपनी जो फाइल है ETC होस्ट फाइल, उसमें अपने बता दिया है कि बिग डेटा का मतलब है, बिग डेटा का मतलब है 192.168 एंड 29.230, और ये वही सिस्टम है अपना जहाँ पे अपनी मशीन चल रही है। पहली चीज़ अपन जो चेक कर सकते हैं, systemctl फायरवॉल स्टेटस चेक कर सकते हैं अपन फायरवॉल डी सर्विस का। मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि फायरवॉल क्या होता है अपना। फायरवॉल सर्विस वो सर्विस होती है जो बाहर के ट्रैफिक को अपने सिस्टम के अंदर आने से रोकती है, तो अपने वहाँ पे पोर्ट्स अलाउ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो अपने क्या किया, अपनी फायरवॉल सर्विस क्या होनी चाहिए, इनएक्टिव होनी चाहिए, जो अपने लास्ट टाइम इनएक्टिव किया था। तो ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो अपने को इशू क्रिएट हो जाएगा। तो अपने इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि ये इनएक्टिव है, डन है, तो मतलब है कि ट्रैफिक कहाँ से आ सकता है, ट्रैफिक आपका विंडोज़ मशीन से वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। लेकिन देखो लिनक्स को तो पता है, अपने राउटर में थोड़ी चेंज किया है अपन ने, अपने राउटर में चेंज नहीं किया है। लिनक्स के पास तो एंट्री रखी हुई है बिग डेटा की, लेकिन क्या विंडोज़ के पास एंट्री रखी हुई है बिग डेटा की? क्या विंडोज़, जब आप विंडोज़ में लिखोगे, विंडोज़ के आप क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे और लिखोगे कि बिग डेटा पे जाना है, तो क्या वो आपको इस IP एड्रेस पे लेके जाएगा? आंसर दो फटाफट, क्या वो अपने को इस IP एड्रेस पे लेके आएगा? क्या विंडोज़ अपना, जब विंडोज़ में आप लिखोगे यार मेरे को बिग डेटा पे जाना है, तो क्या विंडोज़ आपको ये IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा? यस या नो? आंसर करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। डेफिनेटली नो, क्योंकि अपन लोकल एंट्री कर रहे हैं ना, मेन एंट्री अपन राउटर में नहीं कर रहे, तो अपने DNS में एंट्री नहीं है, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सेम तरीके से अपने को एंट्री करनी पड़ेगी, सेम तरीके से जैसे अपन ने ETC होस्ट में लिनक्स में एंट्री करी है, वैसे अपन विंडोज़ में जाके विंडोज़ को बताएंगे कि भाई अगर कोई बंदा आपके बिग डेटा की क्वेरी करता है तो वो आप खुद का लोकल एड्रेस ये वाला लेना। अगर ये एक बार अपने सेट कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, स्टोरेज प्रोजेक्ट। और बाद में जब आप एक कोर्स कंप्लीट करो तो आप अपने पुराने 3-4 लैपटॉप लेके या कोई बड़ी हार्ड ड्राइव लेके 2-3 टेराबाइट की अपना कोई घर के ऊपर एक खुद का कस्टम HDFS सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो, और वो इजी करेगा कि आपके घर वाले सारे वहाँ पे अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल्स चेक कर सकते हैं। आप अलग अलग यूज़र बना के परमिशन भी दे सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकते हो, पाइथन के थ्रू फ्लास्क यूज़ कर सकते हो, जो आपने पढ़ा होगा। फ्लास्क का इंटरफेस बना सकते हो, किससे बात करने से पहले, HDFS से बात करने से पहले, या अपन वेब HDFS भी यूज़ कर सकते हैं, जो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अभी आगे। तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं विंडोज़ सिस्टम पे आया, पहले विंडोज़ पे अपने पावरशेल खोला और अपने चेक किया कि अगर मैं पिंग करता हूँ बिग डेटा को तो क्या आउटपुट आता है। तो मैंने यहाँ पे पिंग किया बिग डेटा को कि क्या मेरा विंडोज़ मशीन बिग डेटा को जान रहा है क्या।
देखो अभी तक कोई रेस्पॉन्स अपने को नहीं दे रहा विंडोज़, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चेक करोगे 192.168.29.230 क्या इसको पिंग कर पा रहा हूँ क्या? डेफिनेटली इसको पिंग कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो होस्ट है बिग डेटा, ये इसको नहीं मिल रहा है। कि आप नाम चेक करो, दोबारा ट्राई करो विंडोज़ या आपके राउटर के अंदर या डीएनएस सर्वर के ऊपर बिग डेटा नाम से कोई एंट्री नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, अपने एंड पे चेक करना पड़ेगा कि ये नाम सही है या नहीं है। अब चूंकि विंडोज़ को क्यों नहीं पता है, विंडोज़ को इसलिए नहीं पता है कि विंडोज़ के पास डीएनएस की एंट्री अपन ने नहीं करी। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। विंडोज़ में अपने पास, मेरे को चेक करने दो, सी ड्राइव में एक सिस्टम, एक फोल्डर होता है अपने पास, विंडोज़ फोल्डर होता है। तो विंडोज़ फोल्डर में अपन जाएंगे, लोकेशन बता रहा हूँ कि विंडोज़ फोल्डर में अपन जाएंगे, विंडोज़ में चेंज करना है। विंडोज़ के अंदर आपके पास sys32 नाम से, सिस्टम 32 नाम से फोल्डर होगा। लोकेशन यू शुड नो, सी के अंदर विंडोज़ फोल्डर होगा, विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 फोल्डर होगा। उस सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर आप देखोगे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो वहाँ पे अपने पास एक ड्राइवर्स नाम से फोल्डर होगा, ड्राइवर्स, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है उसको ड्राइवर से रन करता है, और बेसिकली जो अपना इंटरफेस होता है जिसके थ्रू अपन नेटवर्किंग परफॉर्म करते हैं वो भी एक हार्डवेयर है। तो अपन क्या चेक करेंगे, अपन ड्राइवर एप्लीकेशन चेक करेंगे। तो विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 में जाएंगे, वहाँ पे ड्राइवर्स आपका फोल्डर है। उस ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर आपको ETC फोल्डर मिलेगा। देखो ये रहा ETC फोल्डर। तो लोकेशन ध्यान रहेगी आपको, सी के अंदर विंडोज़, विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32, सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स। अब ये बिल्कुल इक्वल है स्लैश के, क्योंकि अब ETC फोल्डर मिल गया तो ETC के अंदर आपको होस्ट फाइल मिल जाएगी, ये रही होस्ट फाइल। पर चूंकि देखो ये विंडोज़ की फाइल्स हैं, इनको अपन डायरेक्टली चेंज या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दीज आर फाइल्स ऑफ विंडोज़, ये विंडोज़ की खुद की कस्टम फाइल्स, इन पे हाई सिक्योरिटी लगी हुई है। इनको नॉर्मल यूज़र क्या नहीं करता है, एक्सेस नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि इनमें चेंज करने का मतलब है पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालना। तो ETC जो डायरेक्टरी होती है लिनक्स में, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी। बिना एक्सपीरियंस के उसको चेंज नहीं करना चाहिए, या जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, यू शुड नॉट चेंज एनी फाइल इनटू दैट डायरेक्टरी, बिकॉज उससे आपके बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो सेम काम अपना यहाँ पर है कि जो अपनी होस्ट फाइल है, इस होस्ट फाइल को अपन डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे। इसको अपन कैसे चेंज करेंगे, एडमिन यूजर की प्रिविलेज से चेंज करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लोगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो नोटपैड को अपन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे। जब ये रन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के पर्पज से, अपन यहाँ पे इसकी फाइल ओपन करेंगे कि ओपन फाइल, या फिर आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो फाइल को। ड्रॉप करने से इसने फाइल पिक नहीं करी तो ओपन करनी पड़ेगी। आप फाइल को ओपन करो। ओपन करने पे लोकेशन डालनी है अपने, कहाँ से फाइल ओपन करनी है। तो ये जो लोकेशन है अपनी, इसको आप यहाँ से कॉपी करके, सेम लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो ऊपर कि इस लोकेशन से फाइल कॉपी करनी है। पर जब लोकेशन में जाओगे ETC फोल्डर में, तो आपको कोई फाइल शो नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि नो मैच फाउंड, कोई फाइल नहीं है, नो आइटम टू सर्च। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये सब कैटेगरी सर्च कर रहा है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा है, और अपनी फाइल टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो आप इसको ओल फाइल में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे आप टेक्स्ट फाइल से ओल फाइल करोगे, आपको सारी फाइल्स दिखने लगेगी। तो यहाँ पे होस्ट ICS सारी फाइल्स अपने को दिख रही है, अपने को होस्ट फाइल में चेंज करना है। मैंने ओपन किया होस्ट फाइल्स। जैसे आप ओपन करते हो देखो माइक्रोसॉफ्ट में लिखा हुआ है कि फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट TCP/IP फॉर विंडोज़ के लिए यूज़ करी जाती है। यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कि कैसे चेंज करोगे आप IP लिखोगे, नाम लिखोगे, डन। जैसा अपन ने वहाँ पे किया था सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एड्रेस डाला हुआ है sachinyaadav.com, रिमूव कर देते हैं, मैं चला नहीं रहा उस मशीन को। तो अपन यहाँ पे IP एड्रेस डाल देंगे 192.168.29.232। ये एक एड्रेस है। कौन से मशीन का एड्रेस है, ये बिग डेटा मशीन का एड्रेस है, जिसे हम bigdata.example.com भी बोल सकते हैं, जिसे हम नेम नोड भी बोल सकते हैं, namenode.example.com भी बोल सकते हैं। सेम एंट्री जो अपन ने कहाँ करी है, लिनक्स में करी है ETC फाइल में, वो सेम एंट्री अपन ने यहाँ पे कर दी है। तो नाउ दिस विल क्रिएट योर प्रोजेक्ट। सेव किया। अब देखो, आप फाइल शेयर करने के लिए पहले WinSCP वगैरह यूज़ कर रहे थे, अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेव करने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद वापस से PowerShell ओपन करा अपन ने। एंड नाउ लेट मी पिंग, कि क्या मैं अपने बिग डेटा को पिंग कर पा रहा हूँ क्या। डन, सो इजी। नाउ यू कैन जस्ट पिंग योर बिग डेटा। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, दो तरह से अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विद द नेम अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं हर मशीन से, हर मशीन का नाम होता है, लेकिन उसके लिए अपने को थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप DNS चेंज नहीं करना चाहते हो तो ETC होस्ट फाइल में आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एडवांस यूजर हो तो यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन DNS सर्वर, यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन DNS रिकॉर्ड्स। तो फिर आपको हर सिस्टम पर जाके चेंज करना नहीं पड़ेगा।
बट ये सिंपल वे है क्योंकि इसमें आप अपने डीएनएस को भी क्या नहीं करोगे, टेम्पर नहीं करोगे, तो हर सिस्टम की ETC होस्ट फाइल में जाके एंट्री कर दोगे। जैसे अगर अपन ये वाला हडूप इंस्टॉल करते हैं, कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप, तो क्या करना पड़ता है अपने को हर एक मशीन की ETC होस्ट फाइल में जाके हर मशीन का नाम और हर मशीन का IP एड्रेस डालना पड़ता। ये रिकॉर्ड्स अपने को अपडेट करने पड़ते हैं ताकि ये सारी मशीन से एक दूसरे को किससे पिन कर सके, नाम से पिन कर सके। कैसे कम्युनिकेट कर सके, विद द हेल्प ऑफ नेम कम्युनिकेट कर सके विदाउट IP एड्रेस। तो इतना सा चेंज किया अपन ने, तो इसका फायदा क्या मिलेगा अपने को कि अब अपन एक प्रॉपर, आपको क्लाइंट सर्वर दिख रहा होगा अपन ना, एक प्रॉपर अपन ने विंडोज मशीन में यूज कर रहा हूँ तो एक सेपरेट मशीन है, दैट इज ए डिफरेंट मशीन। और लिनक्स मशीन एक डिफरेंट मशीन है। लिनक्स मशीन पे अपन ने स्टोरेज सॉल्यूशन इंस्टॉल किया है, लिनक्स मशीन पे अपन ने HDFS इंस्टॉल किया है, और विंडोज मशीन पे अपने पास क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं है। तो विंडोज मशीन क्लाइंट है, तो अब अपन क्लाइंट मशीन से अपने हडूप को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें बिग डेटा ओपन करना है, bigdata.example.com पे जाना है, और कौन से पोर्ट नंबर पे, पोर्ट नंबर जरूरी होता है। पोर्ट नंबर अपना कौन सा था, 9870, ये अपने किसका नाम पोर्ट नंबर है, नेम नोड का पोर्ट नंबर है। जैसे आप डालोगे bigdataexample.com 9870, ये खुद का आपकी साइट चल रही है बिग डेटा की, एक्टिव है, और यहाँ से आप बहुत कुछ देख सकते हो ना, सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। आपको सिर्फ फाइल सिस्टम यूज़ करना है, तो फाइल सिस्टम में आप चले जाओगे, एंड नाउ यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, यू कैन गो इनटू द ग्रास, यू कैन यूटिलिटीज, यू कैन गो इनटू द ब्राउज फाइल सिस्टम। जैसे अपन ने यूजर फोल्डर बना रखा था, हडूप बना रखा था, डेटा फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे पार्ट 1 टेक्स्ट फाइल बनी हुई है। तो लेट मी अपलोड सम डेटा हियर, है ना, कुछ डेटा अपन यहाँ पे अपलोड करता है। तो डेटा अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया कि लेट मी क्रिएट अ फोल्डर, एंड लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल अपन किसका लें, फर्स्ट एग्जांपल अपन एक MapReduce फाइल भी यूज़ करने वाले हैं। टिप्स डेटा सेट आपने यूज़ करा होगा डेफिनेटली, जब आप क्या यूज़ कर रहे थे, मैटप्लोटलिब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली सीबोन के अंदर आपने टिप्स डेटा सेट यूज़ किया होगा, tips.csv फाइल। तो मैं क्या करूँगा, एक टिप्स डेटा सेट के लिए एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपना टिप्स डेटा सेट रखूँगा। तो फोल्डर क्रिएट हो गया, देखो कोई इशू नहीं आया फोल्डर क्रिएट करने में, पहले भी नहीं था, फाइल अपलोड करने में इशू था। तो कैन यू अपलोड फाइल और नॉट। वैसे सीबोन जो होता है ना, सीबोन में अगर आपने डेटा एक बार डाउनलोड किया है, तो सीबोन आपका डेटा कहाँ रखते हैं, सी के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, सचिन यूजर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप सीबोन नाम का फोल्डर देख सकते हो। सीबोन नाम का फोल्डर नहीं है अपने पास, .conda AWS एटम, सीबोन नहीं दिखा रहा ना, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चेक करते हैं कि पाइथन इंपोर्ट सीबोन, और सीबोन इंपोर्ट करने के बाद में अपने पास टिप्स डेटा सेट है जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। बेसिकली इस पर अपन कोड लिखेंगे, अभी मैं MapReduce में कोड लिखेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो टिप डेटा सेट है सीबोन डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट्स, एंड टिप्स अपन डाल सकते हैं, लोड डेटा सेट, तो टिप्स अपन डाल सकते हैं, टिप डॉट हेड आप करोगे तो आपको डेटा सेट मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटा सेट अपना, इस डेटा सेट को मैं सेव कर लेता हूँ, सिंपल तरीका आप इसको फॉलो कर सकते हो कि tip.to_csv फाइल में सेव करना है। और CSV फाइल कहाँ पे सेव करनी है, मैं सी के अंदर, यूजर्स फोल्डर में, सचिन फोल्डर में, डेस्कटॉप। आप अपना खुद का डेस्कटॉप का या डाउनलोड्स का पाथ दे देना, मैं अपने डाउनलोड्स का पाथ दे रहा हूँ कि यहाँ पे इस पाथ पे मेरे को फाइल सेव करनी है, डाउनलोड्स के अंदर tips.csv नाम से मेरे को फाइल सेव करनी है। मेरे को इंडेक्स वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, हेडर तो स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, एंड डन। ये काम करने के बाद अपने एग्जिट कर देते हैं। आप देख लो एक बार, मैंने कुछ नहीं किया खास, आपने सीबोन लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, टिप्स डेटा सेट लोड किया, उसके बाद अपन ने चेक किया कि टिप्स सही दिखा रहे नहीं दिखा रहे, और अपन ने इस फाइल को सेव कर लिया CSV में, लोकेशन डाल दी, डाउनलोड्स में सेव करना चाहता हूँ tips.csv नाम से, इंडेक्स इसको सेव नहीं करना चाहता हूँ, ये जो इंडेक्स वैल्यूज अपनी, तो इनको अपन ने सेव नहीं किया। और जैसे ये काम कंप्लीट होगा, इसको क्लोज कर देते हैं, मेरे को सिर्फ फाइल सेव करानी थी, क्या हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, ठीक है, इसको क्लोज किया अपन ने। अगर आप डाउनलोड्स में जाओगे तो आपको tips.csv फाइल मिल रही है। तो आई वांट टू अपलोड दिस फाइल इनटू माय Hadoop HDFS, तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली से अपलोड डेटा, चूज फाइल, in downloads choose tips.csv and just upload it, done। you can see this, how easy is this, ओके। एंड ये अपना प्रोजेक्ट बन चुका है पूरा कि अब आप अपना डेटा क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइज डेटा स्टोर कर सकते हो, इट बिकम्स योर डेटा वेयर हाउस। और अभी एक ही नोड है
अगर आप मल्टीपल नोड ऐड करोगे तो आप पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो हडूप के अंदर। और जो अपन पढ़ रहे थे कि HDFS की जो मेन प्रॉपर्टी है वो डेटा स्टोर करने की प्रॉपर्टी है। डेटा प्रोसेस करने की बात आएगी, अपन MapReduce के बाद स्टार्ट करेंगे। तो वो एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ इट? जो भी जितनी भी आपकी स्टोरेज एप्लीकेशन है, जैसे आप वन ड्राइव यूज़ करते हो, ड्रॉपबॉक्स यूज़ करते हो, वो इसी तरह से चलती है। हालांकि उनके ऊपर और थोड़ा कस्टमाइजेशन हो रखा है। वो लोग क्या करते हैं, खुद की कस्टम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कस्टम ब्राउजर, कस्टम इंटरफेस यूज़ करता है। तो आपने AWS पढ़ा हुआ है, आप खुद का क्या कर सकते हो, एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो कि आपकी स्टोरेज एप्लीकेशन कैसे दिखनी चाहिए। आप अपने हर घर के मेंबर के लिए आप अपना यूजर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। अगर आपने जेंगो पढ़ा है तो और अच्छी बात है। फ्लास्क में भी अपना क्रिएट कर सकते हो कि यूजर लॉगिन कर रहे हैं, उसको परमिशंस मिलेगी, उसको फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे अपना डेटा अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस प्रोजेक्ट। अगर आप ट्राई करोगे तो एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। और कंपनी में आप रिज्यूमे में लिखोगे तो इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि ऐसा करने के लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है कि आपको हडूप का पता है, आपको हडूप की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ का पता है, एंड देन आपको पाइथन भी आती है। आपने पाइथन में अपना खुद का फ्रेमवर्क बनाया, खुद का वेब एप्लीकेशन बनाई और वहाँ से आप काम कर रहे हो। जैसे अपन खुद को, अगर आपको खुद को CLI बनाना है तो आप वो CLI भी बना सकते हो ना। तो एक तरीका तो अपन इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टिप्स HTML अपन अपलोड कर दिए। कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक तो पूछो। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? एनी डाउट टिल नाउ गाइस? समझ में आया? तो ये आपका हो जाना चाहिए कल से पहले। कोई डाउट आता तो आप मेरे से पूछना कि आपकी विंडोज़ मशीन से फाइल्स अपलोड होनी चाहिए आपके HDFS के अंदर। और फिर आप यही काम अपने भाई के लैपटॉप पे कर सकते हो। और भाई को बोल सकते हो यार इस बिग डेटा वाली साइट पे जाना और अपनी डेटा रख देना, अपलोड कर देना, वी कैन सी ईच अदर्स डेटा। ठीक है, तो आप वीडियो ऑडियो अपलोड करके डाउनलोड भी कर सकते हो ना। डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। आप कोई भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे अपन break.py फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, अपन चले गए स्लैश के ऊपर। तो यहाँ से अपन स्लैश यानी मेन फोल्डर में चले गए और वहाँ से अपने पास क्या था, याहू फोल्डर था, उसमें break.py फाइल रखी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, जितनी बड़ी फाइल है उतने ब्लॉक होंगे, डेटा नोट्स पे स्टोर्ड है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। डाउनलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके क्या कर देगा, पैक कर देगा। कीप करना है फाइल को, ये आपकी break.py फाइल डाउनलोड होगी। और इसे अपन रन कर देते हैं कि PowerShell एंड पाइथन डाउनलोड्स में भी जाना है अपने को। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, नहीं फिर आगे चलें अपन। पाइथन break.py फाइल अपने पास आ चुकी है। तो बोल रहा है कि यूज़ करता है break.py। ब्रेक टाइम आपको पास करना पड़ेगा मिनट्स में, तो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन। तो उससे पहले आपको डाउट है तो मैं सोल्व कर देता हूँ ना, फिर 10 मिनट का ब्रेक अपन स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है किसी को? रिप्लाई तो करो, यस नो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बाउंसर जा रही है, कुछ तो रिप्लाई करो, मेरे को पता चले कि तुम जिंदा भी हो या नहीं हो, या मेरी आवाज़ तुम लोगों तक जा रही नहीं जा रही है। कम ऑन गाइस, रेस्पॉन्स। ये बस एक यस ने रिप्लाई किया। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपको, या तो कंटिन्यू करते हैं अपन ब्रेक के बाद।
ठीक है, स्टार्ट करें वापस। रेडी एवरीवन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेब HDFS। देखो ये जो अपने पास है ये तो पूरा का पूरा अपना बेसिकली हडूप का खुद का कंसोल है जो हडूप अपने को देता है। जब भी आप हडूप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका HTTP कंसोल आपको मिल जाता है कि आप इस HTTP कंसोल से अपने हडूप क्लस्टर को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना। और अपने हडूप क्लस्टर में आप चेंजेस कर सकते हो कि कुछ भी आपको चेक करना है कि कितने डेटा नोड चल रहे हैं, कितने डिकमीशन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपकी फाइल सिस्टम को आप ब्राउज कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस को आप चेक कर सकते हो। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है कि आप ये सारे काम यहाँ पे इजीली कर सको। अब ये तो जैसे पूरा फ्लैश हडूप का डिफ़ॉल्ट अपने पास HTTP पैनल है, पर एज ए डेवलपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद की एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सपोज करो आप वन ड्राइव क्रिएट कर रहे हो या आप आप अपन बात करेंगे, अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन या तो आप वन ड्राइव की बात कर रहे हो या फिर आप बात कर लो अपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आप बात कर लो, आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। तो उन स्टोरेज की तरह अपना खुद का एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, एक खुद का इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर अपने पास दो तरीके अपने देखे कि CLI और HTTP मेथड अपन ने आप तक इंट्रोड्यूस किया है कि अपन अपने जो HDFS है उससे कनेक्ट करने के लिए जो पहला तरीका अपने देखा था कमांड्स वाला, वो कमांड्स अपने को पता होनी चाहिए कि आपका HDFS से आप एज ए क्लाइंट आप जा सकते हो, विद क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं आपके HDFS की सारी सर्विसेज को यूजिंग CLI इंटरफेस, जहाँ पे वो क्या करेगा, HDFS कमांड्स फायर करेगा। दूसरा, वो अपना HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए अपना क्या डिफ़ॉल्ट HTTP इंटरफेस अपने पास रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, आपको अपने हिसाब से हडूप को यूज़ करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक तरीका, अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो जावा में अपने खुद के प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है, कस्टम प्रोग्राम्स आप लिख सकते हो क्या करने के लिए, डेटा अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। अपन पाइथन में भी कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ है, वो हाई लेवल पे आप पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेशर लेवल पे। तो API क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं वैसे, क्योंकि सारा काम आजकल कैसे होते हैं, APIs वगैरह से हो जाता है। अगर APIs आपको यूज़ करना आता है, कंज्यूम करना आता है, तो आप यूजिंग विद द हेल्प ऑफ API आप ये सारा काम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वेब HTTPS के बारे में पढ़ने के लिए। APIs आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो API के अंदर अपना क्या होता है, API अपना काम करता है HTTP प्रोटोकॉल पे। और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने पास, गेट प्रोटोकॉल होता है, हेड प्रोटोकॉल होता है, पुट प्रोटो अगर कुछ अपलोड करना है तो पुट प्रोटोकॉल होता है, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट प्रोटोकॉल होता है, कुछ अपडेट करना है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो अपडेट प्रोटोकॉल होता है। ऐसे बहुत सारे अपने पास HTTP के प्रोटोकॉल्स होते हैं। और पीछे सर्वर के ऊपर क्या होता है, एक प्रोग्राम बना होता है API वाला, कि जो इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, आपका API प्रोग्राम इन सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, और जो भी सर्वर है आपका, उस सर्वर पे अपडेट करता है डेटा। और कंज्यूमर को क्या पता होना चाहिए, सिर्फ API के एंड पॉइंट पता होना चाहिए। एंड पॉइंट पे आप अपनी एक कोई सी भी एक रिक्वेस्ट भेजते हो एज ए क्लाइंट, वो रिक्वेस्ट API प्रोसेस करता है और आपके सर्वर पे चेंजेस करता है।
और आपको बिल्कुल कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो अपन खुद कोड लिखेंगे, पूरा क्लासेस वगैरह यूज़ करेंगे, डायरेक्टली अपन रो तरीके से एक्सेस करेंगे, नेम नोड से बात करेंगे वगैरह, सारा काम होगा। पर यहाँ पे एपीआई अपन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आप सर्च कर सकते हो वेब HDFS, या मैं कोई लिनक्स मशीन में सर्च कर लेते हैं अपन, स्विच करने में ईजी रहेगा अपने लिए। तो लिनक्स मशीन में मैं गया और वहाँ पे अपन ने जो अपना ब्राउज़र अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, उस ब्राउज़र में अपन ने सर्च करा वेब HDFS। या वेब HDFS सर्च करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट साइट मिल जाएगी hadoop.apache.org की, वेब HDFS की डॉक्यूमेंटेशन। रेस्ट API, रेस्ट और अपने पास सोप 2 API होती है। रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यही सबसे अपनी कॉमन API है जो आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो API है अपनी, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पाइथन में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो API इसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको कि डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन कैसे लेना है, ऑथेंटिकेशन कैसे करवाना है, फाइल डायरेक्टरी के ऑपरेशंस, नई फाइल कैसे क्रिएट करनी है, अपेंड कैसे करना है, रीड कैसे करना है, डायरेक्टरी कैसे बनानी है, रीनेम वगैरह कैसे करना है। और अदर फाइल सिस्टम में दे रखा है कि आपको कंटेंट समरी लेनी है, होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ऑनर चेंज करना है, परमिशन चेंज करनी है, आपको टोकन ऑपरेशंस करने हैं, यानी एरर रेस्पॉन्सेज आपको जनरेट करने हैं, जेसन स्कीम आपको जनरेट करना है, क्वेरीज आपको करनी है कुछ। तो वो सारे काम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी यूज़ कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन कन्वेंशन अपने को दिए हुए कि HTTP की जो भी अपने पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है उसको अपन यहाँ पे मेनली यूज कर सकते हैं। और इसको करने के लिए मैं एक बार विंडोज़ पे अपन नोटबुक चला लेता है, क्योंकि अभी मैंने लिनक्स पे क्या इंस्टॉल नहीं किया है, एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया है। यूट्यूब का एक वीडियो है, मैं लिंक्स पे शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, उससे आप अपने लिनक्स सिस्टम पे एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आगे अपन फिर एनाकोंडा को यूज़ करेंगे पाइस्पार्क वगैरह के अंदर। तो आई विल शेयर यू द यूट्यूब लिंक फ्रॉम विच यू कैन डायरेक्टली, क्योंकि एनाकोंडा का पैकेज तो अपने डाउनलोड कर ही रखा है, जरूरत भी क्या, अगर आपको एनाकोंडा इंस्टॉल भी करना है तो कुछ ज़्यादा पापड़ अपने को नहीं बेलने पड़ेंगे, बहुत ईजिली आप कर लोगे। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, सबको समझने के लिए अपन ऑपरेशंस देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन अपन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पे अपने को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है, कैसे कंज्यूम करोगे वो कंजम्पशन देखने के लिए अपन इस पूरी की पूरी चीज़ को यहीं पे ओपन कर लेते हैं कि वेब HDFS हमें यूज़ करना है, रेस्ट API। और यहाँ पे अपन एक अभी विंडोज़ में काम कर रहा हूँ मैं, तो पावर शेल ओपन करके बिग डेटा में अपन एक नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं कि पाइथन में काम करने वाले हैं, API कंज्यूम करने वाले हैं, तो पाइथन में अपन कोड लिख लेते हैं नोटबुक के अंदर कि कैसे अपन API कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन वेब HDFS। और इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपने को पता ही है कि API कंज्यूम करनी है अपने को पाइथन में, तो कौन सा मॉडल काम आएगा, अपने रिक्वेस्ट मॉडल काम आएगा, जिससे अपन कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अपना URL है grass.com, तो https://grass.com अपने को रेस्पॉन्स कैप्चर करना है कि क्या रेस्पॉन्स मिलेगा अपने को इस वेबसाइट से। तो रिक्वेस्ट डॉट कौन सी मेथड भेजनी है, गेट मेथड भेजनी है तो गेट, और फिर अपना URL। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, आप चेक कर सकते हो कि हमें रेस्पॉन्स प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप आप चेक कर सकते हो हेडर्स के अंदर कि हमारा कंटेंट टाइप क्या है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको कि कैसे अपन API कंज्यूम करते हैं, कि कंटेंट टाइप हमें क्या मिल रहा है, कंटेंट हाइफन टाइप पैरामीटर आप चेक कर सकते हो, UTF-8 कंटेंट है, HTML कंटेंट है। अब ये यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं अपने वेब HTTP प्रोटोकॉल को। तो चलो एक एक काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिएट एंड राइट टू ए फाइल। तो अपने को फाइल क्रिएट करनी है और राइट करना है, सारे ऑपरेशन दे रखे हैं, मैं एक दो ऑपरेशन बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है कि आपको एक HTTP पुट रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, है ना, विदाउट ऑटोमेटिकली फॉलोइंग रिडायरेक्शन एंड विदाउट सेंडिंग द फाइल डेटा। क्लियर हुआ? ठीक है।
ओके, सो हाउ टू कंज्यूम दिस, ये बोल रहा है कि आपको एक पुट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और पुट रिक्वेस्ट में आपका जो HTTP तो सेम रहेगा, आपका होस्ट और पोर्ट नंबर आएगा, वेब HDFS वर्जन 1 पाथ आएगा, ठीक है। ऑप्शंस अपने को दिए हुए कि अपने को क्रिएट करना है, ठीक है, ओवरराइट करना है नहीं करना है वाली चीज़ ट्रू फॉल्स डाल सकते हो, ब्लॉक साइज कितनी रखनी है, रेप्लिकेशन कितना रखना है, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना, ओपी इक्वल्स टू क्रिएट, ये आपका कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है, उसके अलावा ये सारे आपके ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ब्लॉक साइज क्या होगी, रेप्लिकेशन क्या होगा, परमिशन वगैरह क्या होगी, ये आपका अदर काम है। और ये जो आंसर मिलेगा अपने को, एक 307 का आंसर मिलेगा रिडायरेक्शन का डेटा नोड के ऊपर, तो वहाँ से अपने को लोकेशन मिलेगी कि कौन सी लोकेशन पे अपन रिडायरेक्ट हो रहे हैं ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए। तो फिर अपने को वापस से एक HTTP रिक्वेस्ट पुट रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमें पुट करना है लोकल फाइल जो भी हमारी है, उसको हम अपलोड करेंगे कहाँ पे, डेटा नोड के पोर्ट पे हम अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, इसको कंज्यूम करने के लिए आपको API की काफ़ी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, API कंजप्शन की काफ़ी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। तो इसका शॉर्टकट भी अपने पास है, अगर लॉन्ग कट में जाना है तो जैसे कर्ल अपने को यहाँ पे टूल दिया हुआ है, ये कर्ल लिनक्स का टूल होता है, और ये आपका ऑपरेशन है कि आप क्या करोगे, खुद से ये सारा पाइथन के अंदर करके देखोगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल से, आपने रिक्वेस्ट जनरेट करोगे पुट और गेट वाली, तो उससे आपका काम हो जाएगा। जैसे एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट अपन करके देखते हैं कि हमें क्या करना है, लिस्ट स्टेटस देखना है, ओपन करना है, गेट फाइल स्टेटस, लिस्ट स्टेटस देखना है हमें, ठीक है। तो लिस्ट स्टेटस में आपको दिया हुआ है कि होस्ट पोर्ट वेब HDFS से पाथ दिया आपने, ऑपरेशन आपने दिया लिस्ट, स्टेटस आपने ऑपरेशन दिया। तो इसको अपन कैसे यूज़ करेंगे कि URL अपना यहाँ पे ले लिया अपन ने, इस URL को मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा जो URL है जिसको मेरे को रिक्वेस्ट करना है वो मेरा ये URL है, URL अपने पेस्ट किया। बस यहाँ पे होस्ट अपने को चेंज करना है कि कहाँ पे चल रही है, अपना बिग डेटा पे चल रहे हैं, पोर्ट नंबर क्या है अपने पास 9870 अपना पोर्ट नंबर है, वेब HDFS पे बात करेंगे वर्जन 1 से, बात क्या है अपना, किसको LS किसको करना है अपने को, मैंने बोला कि स्लेश को ही LS करना है, या स्लेश के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर हाडूप फोल्डर को LS करना है, उसके अंदर टिप फोल्डर मिलेगा और डेटा फोल्डर मिलेगा, लिस्ट स्टेटस करना है अपने को, ये अपनी क्वेरी है जो अपने को करनी है। अपन रिक्वेस्ट करते हैं कि रेस्पॉन्स के रिक्वेस्ट किया अपन ने, रिक्वेस्ट डॉट गेट, इस URL को अपन ने रिक्वेस्ट करा। जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप चेक करोगे कि रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको। तो इफ़ यू चेक रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, तो 200 मिल रहे हैं। रेस्पॉन्स डॉट अगर अपन चेक करें कि हेडर्स के अंदर हमारा कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप क्या मिल रहा है आपको, एप्लीकेशन जेसन मिल रहा है। तो फिर आप डेटा निकाल सकते हो कि यार जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है इसका जेसन कोड हमें चाहिए। तो जब हम डेटा चेक करेंगे तो अपने को लोकेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे दो अपने को क्या मिल रही है, दो। तो सबसे पहले आप देखोगे इस डेटा, इसको अच्छे तरह से प्रिंट कर देते हैं अपन कि इम्पोर्ट फ्रॉम pprint, import pprint, and then we can use pprint to print this response। तो अपने को क्लियरली पता चल जाएगा कि अपने पास फाइल स्टेटस नाम से एक की है, उस की के अंदर अनदर एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में वापस से फाइल स्टेटस नाम से अपनी की है, और उसके अंदर एक लिस्ट है, जितनी फाइल्स हैं वो लिस्ट में अपने को दी हुई है, और लिस्ट के अंदर अपने को हर एक फाइल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम क्या है, लेंथ कितनी है, ग्रुप कौन सा है, फाइल की ID क्या है, चिल्ड्रन क्या है, ब्लॉक साइज कितनी है, एक्सेस टाइम कितना है, परमिशन क्या है, नाम क्या है, डेटा नाम से फाइल फोल्डर रखा हुआ है, देखो डायरेक्टरी है, ये भी दिया हुआ है अपने को, रेप्लिकेशन 0 है, स्टोरेज फैसिलिटी 0 है अपने पास। दूसरा अपन ने देखा कि जो दूसरी फाइल देखी थी अपन ने वो टिप्स वाली डायरेक्टरी है, तो आप देखोगे टिप्स वाली डायरेक्टरी है, इसका अपना ब्लॉक साइज 0 है क्योंकि डायरेक्टरी है बेसिकली, इसलिए अपने कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप फाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पे अपना पाथ चेंज कर दोगे, हडूप के अंदर टिप्स फोल्डर में मेरे को चेक करना है, और कस्टम बनाना है तो आप पाइथन आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक ही फाइल रखी हुई टिप्स डायरेक्टरी में, किस नाम से, tips.csv नाम से, उसका एक रेप्लिकेशन होना चाहिए, परमिशन 644 है, ठीक है, और सारा डेटा अपने को मिल रहा है। नाउ यू नो हाउ टू गेट डेटा आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी। और सेम तरीके से अगर आपको ये फाइल अपलोड करनी है तो अपने पास रिक्वेस्ट डॉट, सारे मेथड्स दिए हुए हैं आपको, गेट मेथड दिया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट पुट मेथड दिया हुआ है ना। तो इस तरह से अपने को सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आपको रेस्पॉन्स में आप चेक करोगे कि रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्शन आपको चेक करना है, या हेडर्स आप चेक करोगे तो आपको रिडायरेक्शन मिल जाएगा, रिडायरेक्शन मिल रहा है अपने को, तो कोई रिडायरेक्शन अभी तो नहीं है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को।
वरना देखो यहाँ पे जो वेब HTTPS का दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपको रिडायरेक्शन वगैरह भी दिया हुआ है कि अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है अपने को फाइल क्रिएट करनी है, तो ये रेस्पॉन्स जो अपने को मिलेगा, उस रेस्पॉन्स में आप देख रहे हो कि हमें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसमें लोकेशन मिल रही है, हमें एक लोकेशन पैरामीटर मिल रहा है जो कि आपके एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं जहाँ से आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो अपनी फाइल के साथ में। तो ये अपन कैसे कंज्यूम करेंगे, इसके लिए भी वही अपने को अपना URL बिल्ड करना है। तो URL क्या बिल्ड होगा, सबसे पहले तो पुट रिक्वेस्ट करना है URL के लिए अपने को। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पुट रिक्वेस्ट करनी है और ये अपना URL है। भाई साहब ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अपन पुट रिक्वेस्ट में अपने को HTTP दिया हुआ है, होस्ट पोर्ट और ये अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है। तो जैसे अपन इस URL को ले लेते हैं। इस URL में ऑप्शनल पैरामीटर अपना सिर्फ क्रिएट तक का है, उसके अलावा आप ये ओवरराइट करना ही नहीं करना है, ब्लॉक साइज चेंज करनी है, रेप्लिकेशन चेंज करना है, ये आप चीज़ें चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और नहीं चाहो तो भी चलेगा। वैसे अपन ये जो यूज़ करते हैं ना रिक्वेस्ट मॉड्यूल, इसकी एक खास बात होती है कि इस मॉड्यूल के अंदर आपको पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने के लिए अलग से आपको URL के अंदर पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप बिना पैरामीटर्स के भी सेपरेटली अपने जो इनको बोलते हैं अपन पैरामीटर्स कि ओवरराइट करना है नहीं करना है, ब्लॉक साइज कितनी होगी नहीं होगी, ये आप अलग से भी पास कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं फेस होगा। तो अब ये तो मैंने इसी URL ले लिया अपने एक बार। तो अगर अपने यहाँ पे चेक करें कि मेरे को हेल्प चेक करूँ मैं कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, कि किस तरह से अपन पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट में अपना क्या क्या चीज़ें अपन पास कर सकते हैं। कि URL आप पास कर सकते हो, अगर कोई डेटा आपको पास करना है डेटा आप पास कर सकते हो, जेसन डेटा पास करना है जेसन डेटा पास कर सकते हो, और मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि पैरामीटर्स में आपका URL होना चाहिए जो सबसे मेन आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, फिर डेटा डिक्शनरी है, लिस्ट ऑफ टपल्स, बाइट और फाइल लाइक ऑब्जेक्ट है ना। तो फाइल लाइक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो जिसको अपलोड करना है, ठीक है, सेंड इन द बॉडी ऑफ द क्लास, रिक्वेस्ट क्लास की बॉडी में जाएगा। पैरामीटर्स जेसन दिया हुआ है, जेसन डेटा सेंड करना है तो आप जेसन में डाल सकते हो। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आपके ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो रिक्वेस्ट टेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को रिक्वेस्ट करना है अपना URL, पहले अपन यहाँ तक का URL लेते हैं कि मेन URL अपना ये अपना मेन URL है, ठीक है। इस मेन URL को अपने को रिक्वेस्ट करना है, और यहाँ पे भी जो पाथ है वो तो यूजर इनपुट देगा कि कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो अपन इनपुट से यूजर से अपन इनपुट लिया कि कौन सा फोल्डर क्रिएट करना है, कौन सा पाथ अपन ने ले लिया यूजर से कि एंटर इनपुट एंटर योर पाथ, और URL बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तो मेरा URL हो गया कि जो भी पाथ यूजर मेरे को देगा वो पाथ मेरे को क्रिएट करना है, ठीक है। और बेसिकली ये पाथ क्रिएट करने के लिए अपन इसको स्ट्रिप कर देंगे कि कोई भी स्पेसेस है रिमूव कर देंगे, और स्ट्रिप के बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे कि स्ट्रिप करने के बाद में अपन क्या करेंगे, स्ट्रिप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रिप करेंगे, या पहले ऐसे डायरेक्टली स्ट्रिप कर लो फिर फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रिप कर देना। तो स्ट्रिप तो आपका क्या उड़ा देगा, आगे पीछे के स्पेसेस, और ये आपका क्या उड़ा देगा, लेकिन अपने सिर्फ एल स्ट्रिप करना है, लेफ्ट राइट। क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों से उड़ा देगा, दोनों से उड़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश अपन कर देंगे। तो जो पाथ अपन दे रहे हैं कि भाई मेरे को फलानी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी अपने क्रिएट करनी है, वो अपन यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर देंगे। फॉर्मेट अपन ने किया हुआ है, नो इशू इज देयर। अब इसके अलावा पैरामीटर्स अपने को पास करना है, तो अपन पैरामीटर्स की अलग से क्या बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे क्या क्या पैरामीटर है, पहला पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर अपना कि ऑपरेशन क्या करना है अपने को, क्रिएट करना है, ये जरूरी पैरामीटर है। इसके अलावा ओवरराइट, अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो क्या उसे ओवरराइट करना है क्या, इसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू आप पास कर सकते हो। यस मेरे को ओवरराइट करना है, तो अपन ने ट्रू पास कर दिया कि यस हमें ओवरराइट प्रोवाइड करना है। ब्लॉक साइज चेंज करना चाहते हो, रेप्लिकेशन चेंज करना चाहते हो, वो आप पास कर सकते हो। अपने को नहीं चेंज करना है, परमिशन आप पास कर सकते हो, क्या इस फाइल पे फुल परमिशन होनी चाहिए, तो परमिशन अपन ने पास कर दिया कि 777 परमिशन होनी चाहिए फाइल पे। बफर साइज वगैरह पास कर सकते हो, जरूरत नहीं है ना। तो कुछ पैरामीटर्स मैंने ले लिए जो मेरे को पास करने हैं। रिक्वेस्ट का टाइप क्या रहेगा, पुट रहेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे और क्या क्या पास करना है अपने को, और कुछ पास नहीं करना है, सिर्फ रिक्वेस्ट मेक करनी है अपने को। तो ये अपना एंटर पाथ दिया अपन ने कि मेरे को /यूजर के अंदर हडूप के अंदर एक फोल्डर बनाना है सचिन नाम से,
अब मैं यहाँ पे अपना अगर यूआरएल चेक करूँ तो यूआरएल में क्या आ गया है, वर्जन 1 के बाद में यूजर हडूप सचिन आ गया है। तो ये अपने को क्रिएट करना है, और एक्चुअली होस्ट और पोर्ट तो चेंज किया नहीं। होस्ट में बिग डेटा, पोर्ट में नेम नोड का पोर्ट। नेम नोड का पोर्ट कितना है अपना 9870। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मेरे को स्लेश यूज़र के अंदर सचिन, यूज़र के अंदर हडूप के अंदर सचिन नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। सो इफ चेक योर यूआरएल आएगी हडूप सचिन यूआरएल अपने को चेक करना है। लेकिन ये रिक्वेस्ट अपने को पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे कि रेस्पॉन्स हमें चाहिए और हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट करनी है हमें। यूआरएल हमारे पास है ही, पैरामीटर्स हमारे पास पैरामीटर्स हैं, एंड और तो क्या पास करना है, बस यही पास करना है अपने को। रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि रेस्पॉन्स का स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इश्यू अपने पास आ रहा है। रेस्पॉन्स डॉट रीजन आप चेक कर सकते हो कि क्यों इशू आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट वजह से इशू आ रहा है। बैड रिक्वेस्ट अपने को बता रहे हैं, हो सकता है यूआरएल सही से बिल्ड नहीं हुआ हो। तो अपन रेस्पॉन्स डॉट यूआरएल चेक कर देंगे हमने किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारा है। तो हमारा यूआरएल है कि बिग डेटा 9870 वेब HDFS वर्जन 1 यूज़र हडूप सचिन क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना है, CRE क्रिएट करना है, ओवरराइड ट्रू है, परमिशन 777 है। सही तो लिखा हुआ है यूआरएल। एक्सेप्शन इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। जावा इलीगल आर्ग्यूमेंट मैसेज इनवैलिड वैल्यू फॉर वेब HDFS पैरामीटर OP क्रिएट इज नॉट ए वैलिड गेट ऑपरेशन। ओहो सॉरी, क्रिएट इज नॉट ए वैलिड गेट ऑपरेशन, पर अपन ने तो इसको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, इसने गेट रिक्वेस्ट क्यों भेजी है। एक्चुअली क्या कर रहा है, ये अपना गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, पर ये तो अपन ने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजी इसलिए अपने को बता रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट में तो अपने को इशू नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे एक टूल होता है अपने पास चेक करने के लिए, API चेक करने के लिए, पोस्टमैन काफ़ी फेमस टूल है, फेसबुक तक यूज़ करते हैं उनको, पोस्टमैन को अपनी API टेस्टिंग के लिए। तो आप पोस्टमैन डाउनलोड कर सकते हो फॉर API टेस्टिंग पर्पस। चेक करते क्या इशू आ रहा है। जैसे यहाँ पे तो अपने को जो रीजन मिल रहा है वो बेट रिक्वेस्ट मिल रहा है। अगर अपन यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट देखें तो सर्वर ने अपने को क्या बोला है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि सर्वर अपने को बोल रहा है कि OP जो ऑपरेशन है आपका वो वैलिड ऑपरेशन नहीं है। वैसे तो अपने यहाँ से पता चल ही रहा है कि ये जो अपने को आंसर दे रहा है जैसे रेस्पॉन्स मिल रहा है अपने को, इसको प्रिंट कर देते हैं सही से देखने के लिए। तो बोल रहा है कि इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन है, आपने जो CRE क्रिएट लिखा है, क्रिएट इज नॉट ए वैलिड पोस्ट ऑपरेशन, OP क्रिएट। अपना यूआरएल क्या बन रहा है, OP इक्वल्स टू क्रिएट। एक्चुअली चेक करो वेबसाइट, इसने भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, OP इक्वल्स टू क्रिएट, ये तो लिखा है अपन ने। जो पाथ है वो डाला क्वेश्चन मार्क OP इक्वल्स टू CREATE। इशू क्यों दे रहा है फिर ये अपने को, रूल्स के हिसाब से तो अपन ने सही पास किया है। CREATE क्रिएट, पैरामीटर OP क्रिएट इज नॉट ए वैलिड पोस्ट ऑपरेशन। पैरामीटर्स में कुछ दिक्कत है, दोबारा लिख देता हूँ पैरामीटर को, ऑपरेशन क्रिएट। अभी भी सेम आंसर दे रहा है कि वेब HTTPS इनवैलिड वैल्यू फॉर
HDFS पैरामीटर OP इनवैलिड वैल्यू बता रहा है, यानी कि क्रिएट जो अपन ने वैल्यू पास करी है वो इनवैलिड है। और अब तो ये बोल रहा है कि OP कॉलन क्रिएट इज नॉट ए वैलिड पोस्ट ऑपरेशन। ये तो इनके URL में दिक्कत दे रहा है, अपने को समझना पड़ेगा URL में कहाँ पे अपन दिक्कत दे रहे हैं। अगर हम पैरामीटर खुद से यहाँ पे इनबिल्ट कर दें, जैसे कस्टम URL डाल देता हूँ मैं कि फॉर्मेट तो क्या करना है http://bigdata:9870 पे जाना है, वेब HDFS यूज़ करना है वर्जन 1, उसके अंदर हमें एक फ़ोल्डर बनाना है जादू, ठीक है। और हमारा जो ऑपरेशन है वो क्रिएट ऑपरेशन है, सिर्फ इतना सा URL बनाते हैं अपन, और हम लिखते हैं कि रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट करना है हमें इस URL पे, और हम रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड चेक करते हैं। अभी भी 400 ही आ रहा है। ये बोला क्रिएट इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन। चलो चेक करते हैं इस एरर को। अगर अपन इस एरर को सर्च करें तो किसी न किसी को एरर आ रही होगी। ये बोल रहा है कि यू कैन यूज कर्ल फ्रॉम द कमांड लाइन व्हिच फॉर्म्स काइंड ऑफ HTTP ऑपरेशन गेट पोस्ट वेयरएस वेब ब्राउज़र में नॉर्मली डू सपोर्ट गेट एंड पोस्ट इंक्लूड सम प्लगइन्स। अपन तो वो यूज़ कर ही नहीं रहे। ठीक है, वेब ऑलरेडी इनेबल्ड है। जैसे अपना DFS वेब इनेबल है ही अपना, चेक कर लेते हैं फिर भी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, वेब HDFS प्रॉपर्टी, फुल प्रॉपर्टी नेम क्या दे रखा है इसमें, वेब HDFS fs.web dfs.web hdfs.enabled। वेब hdfs.enabled, ये प्रॉपर्टी अपने को नहीं मिल रही है। मतलब प्रॉपर्टी या तो ये भी इशू हो सकता है कि प्रॉपर्टी अपनी इनेबल नहीं है। HDFS साइड एक्सएमएल अपने को एंट्री चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्रॉपर्ली एडिड इन द HDFS साइड एक्सएमएल में चेक करना पड़ेगा कि क्या अपनी ये प्रॉपर्टी इनेबल्ड है या नहीं है। अगर ये वाला इशू, क्योंकि URL में तो कोई इशू नहीं दिख रहा है अपने को, जैसा वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है वैसे अपन फॉलो कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेस दिस एरर। तो एक बार अपन स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद में अपन इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे कि अपन इनेबल करेंगे वेब HDFS को। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, तो हाउ टू इनेबल वेब HDFS, तो उसकी प्रॉपर्टी भी अपन देख लेंगे। Actually Stack Overflow is much better। किसी ने आंसर नहीं दिया है ना। DFS.web HDFS.enabled सबने ये दे रखा है अपनी प्रॉपर्टी। या जो अपन बेसिकली चेक कर सकते हैं वो ये चेक कर सकते हैं कि कौन साइट में अपडेट करना है अपने को, HDFS साइट XML। तो जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट hadoop.apache.org है वहीं पे चेक कर लेते हैं अपन कि प्रॉपर्टी का नाम सही होना चाहिए। अगर नाम गलत हुआ तो फिर अपना सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज गुड कि यहाँ पे नीचे नीचे आपको फाइल्स दी हुई है, HDFS डिफ़ॉल्ट RBF फाइल्स आपको दी हुई है। तो HDFS डिफ़ॉल्ट XML फाइल में आगे जाके चेक करेंगे कि ये कोई प्रॉपर्टी क्या वेब DFS.web HDFS.enabled, ये कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ऐड नहीं है। वेब HDFS प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये।
तो फिर अपन चेंज करके चेक करते हैं एक बार। तो विम हडूप होम /etc/hdfs site.xml, हडूप लिखना भूल गया मैं, तो हडूप के अंदर वेब hdfs साइट XML और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे कि 4yy और अपनी प्रॉपर्टी का जो नाम था वो क्या नाम है अपने पास, वेब hdfs डॉट इनेबल्ड, इसकी वैल्यू अपन ट्रू कर देते हैं start-all.sh। अगर सिर्फ इस प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम होगी तो सोल्व हो जाएगी, अगर इसकी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अपने चेक करना पड़ेगा कि कहीं ना कोई इश्यू जरूर है। या तो पोस्ट रिक्वेस्ट में तो इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसा उन्होंने बोला हुआ है सेम रिक्वेस्ट अपन ने करी है, दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग द प्रॉपर्टी इशू। ठीक है, सर्विसेज तो अपनी स्टार्ट होगी, अगर प्रॉपर्टी का नाम गलत होगा ना तो सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। सो इट्स गुड टू चेक कि सर्विस स्टार्ट है या नहीं है। डेटा नोड नेम नोड स्टार्ट है तो प्रॉपर्टी का तो इशू नहीं है। रिसोर्स नोड मैनेजर स्टार्ट है, सेकेंडरी नोड स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट रिक्वेस्ट इट अगेन। तो अगर वापस अपन रिक्वेस्ट करें, अगर मैं ये वाला ही रिक्वेस्ट करूँ वापस से, रेस्पॉन्स चेक करें, सेम रेस्पॉन्स अपने पास आ रहा है, तो फिर कोई ना कोई और दिक्कत है ना, अपने पास उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि अभी भी ये बोल रहा है कि ऑपरेशन क्रिएट इज नॉट ए वैलिड पोस्ट ऑपरेशन, इनवैलिड वैल्यू फॉर वेब एचटीटीपीएस पैरामीटर ओपी के लिए इनवैलिड वैल्यू अपन ने पास करी है, जबकि इन्होंने यहाँ पे यही वैल्यू पास कर रखी है ओपी इक्वल्स टू क्रिएट। ठीक है, तो इसको चेक करूँगा मैं एक बार कि क्या इशू आ रहा है। जो भी इशू मेरे को रिजोल्व होगा दिन में, आई विल अपडेट यू बाय टुमारो कि क्या अपन ने चेंज किया, अगर कुछ मेरे को मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर मेरे को मिलती है तो। अगर वैसे भी अपन इसको यूज़ नहीं करने वाले, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन अपनी बढ़ रही है, तो अपने पास एक सिंपल इंटरफेस लोगों ने बना रखा है। क्योंकि पाइथन में से थोड़ा फ़ायदा क्या है, पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो देर आर मेनी मॉड्यूल्स। तो पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है, इवन HDFS मॉड्यूल आपको मिल जाएगा पाइथन में। तो अगर आप लिखोगे HDFS लाइक पाइथन की साइट कौन सी है पैकेज चेक करने के लिए, pypi.org, पाइथन पैकेज इंडेक्स .org, यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो HDFS और अपने को एक HDFS का CLI API मिलेगी, API कंसोल मिलेगा HDFS के लिए। तो इसमें अपन गए और यहाँ पे HDFS CLI आपको मिल रहा है कि ये आपका HDFS CLI पैकेज है पाइथन का, इसको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है तो यहाँ पे जाके आपको स्टेटस डाउनलोड फाइल्स रिलीज हिस्ट्री आपको मिल रहे हैं और क्विक स्टार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आप यहाँ से इसका क्या पढ़ सकते हो, अपना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो पहले तो बोल रहा है कि आपका इंस्टॉल करो HDFS मॉड्यूल को इंस्टॉल करो, तो बहुत ईजी है पाइथन में इंस्टॉल करना। तो अपन कोई भी पावर शेल आप ओपन करोगे, एक बार अपन इससे तो क्या ही चेक करें, बात तो वही है, ये कोड भी तो सेम रिक्वेस्ट करेगा अपने लिए। मैं से चेक कर लूँगा फिर आपको बता दूँगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, हाँ पैकेज इंस्टॉल करना है अपने को। तो पावर शेल ओपन करा, अपन लिखा पाइथन डेशम पिप इंस्टॉल HDFS। तो पैकेज अपन इंस्टॉल करेंगे HDFS का पाइथन में, क्योंकि अपने को HDFS से API के थ्रू अपने कनेक्ट होना है। तो आपको खुद को रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, पाइथन में ऑलरेडी मॉड्यूल बना रखा है पाइथन कम्युनिटी ने। आपको HDFS पे कोई भी काम करना है, आप ये HDFS मॉड्यूल आप अपना इंस्टॉल कर सकते हो। तो सी मेरा मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और इसने HDFS का मेरा पैकेज इंस्टॉल कर दिया HDFS 2.5.8। तो नाउ आई हैव दिस HDFS मॉड्यूल। तो अब अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एग्जिट किया एंड यहाँ पे आके अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। अपनी फाइल का नाम क्या था,
इम्पोर्ट HDFS इम्पोर्ट हो गया। अब इस क्विक स्टार्ट में देखो बहुत सिंपल चीज़ें रखी है। ये बोल रहा है कि आप ये कुछ प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। अगर आपको अपना बार बार यूजर नेम और URL नहीं देना है तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको आप सेट कर सकते हो आपकी होम डायरेक्टरी में //HDFS CLI.configuration फाइल में। ये एंट्रीज आप कर सकते हो, ग्लोबल एंट्री आप कर सकते हो और उसमें डिफ़ॉल्ट एलियास आप डेवलपमेंट डाल सकते हो कि हमें डिफ़ॉल्ट कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो डेवलपमेंट का एलियास देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आपका URL दिया हुआ है डेवलपमेंट में कि कौन से मोड कौन से URL पे अपना हडूप चल रहा है और कौन सा यूज़र अपने पास है। ये दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी, किस यूज़र से काम करना चाहते हो और URL क्या है अपने पास। तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे अपन, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। विल जस्ट गो एंड विंडोज़ की बात करें, लिनक्स में तो वो सिंपल है, लिनक्स में तो सेम आपको होम डायरेक्टरी में HDFS CFG बनाना पड़ेगा। विंडोज़ के अंदर अपन होम डायरेक्टरी कौन सी होती है, विंडोज़ में होम डायरेक्टरी होती है आपकी C ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर और उस यूजर फोल्डर के अंदर सचिन फोल्डर, जो भी आपका यूजर फोल्डर है। यहाँ पे अपन एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ऐसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। सो लेट मी डिलीट देम फर्स्ट। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स हमें बनी हुई है, तो लेट अस क्रिएट ए फाइल हियर। तो अपन क्या करेंगे कि यहीं से क्रिएट कर लेते हैं, आपको भी कोड मिल जाएगा क्रिएट करने का। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे चेक करें टिल्ड, तो टिल्ड तो अपने कुछ मिल नहीं रहा है, $टिल्ड अपन चेक करें, उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी अपने को, इको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, पर लिनक्स नहीं है तो नहीं चलेगा। तो अपने पास होम डायरेक्टरी कौन सी है अपनी, तो अपन लिखेंगे %राइट फाइल। हमें एक फ़ाइल राइट करनी है, कौन सी फाइल राइट करनी है, /यूजर्स के अंदर सचिन के अंदर, उस सचिन यूजर के अंदर करना है, किस नाम से .HDFS और जो भी इसमें बोला हुआ है इसके डॉक्यूमेंटेशन में HDFS CLI.CFG। तो HDFS CLI.CFG ये फाइल हमें क्रिएट करनी है और ये एंट्रीज हमें उस फाइल में इंसर्ट करनी है। वैसे तो ये जो है अपने पास, ये करने के बाद अपना रूट सेट कर सकते हो कि अगर आप स्लेश की बात कर रहे हो, जैसे आप अगर अपना रूट सेट करते हो कि स्लेश की बात कर रहे हो, तो स्लेश कहाँ पे लेके जाएगा आपको, /यूजर हडूप के अंदर लेके जाएगा। हमारे यूज़र का नाम क्या रहेगा, हडूप यूजर से हम काम करेंगे। प्रोडक्शन एलियास हमें नहीं चाहिए, हम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं अभी। तो रूट का मतलब क्या होता है समझ रहे हो, रूट का मतलब है कि जब आप लिखोगे कि हमें /डेटा फोल्डर क्रिएट करना है, तो कहाँ पे क्रिएट करना है, यूज़र हडूप के अंदर, ना कि स्लेश के ऊपर। तो हमने रूट डायरेक्टरी दे दी और हमारा जो चल रहा है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हडूप, वो कहाँ चल रहा है, बिग डेटा कॉलन या बिग डेटा कॉलन HTTP पोर्ट पूछ रहे हैं, दैट इज़ 987, इस पोर्ट पे हमारा चल रहा है। तो ये फाइल हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे और इस फाइल को राइट करने के बाद में हम इस मॉड्यूल HDFS को यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो हमने जो इंपोर्ट किया हुआ HDFS, अब इसमें हमने कमांड दे रखी है। देखो, अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड करनी है तो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हो। HDFS CLI कमांड चला सकते हो, लेकिन अपने को पाइथन यूज़ करना है तो पाइथन में अपन ये काम कर सकते हैं। तो पाइथन में दिया हुआ है कि आप क्या करोगे, अपना क्लाइंट क्रिएट करोगे, ठीक है, और जो क्लाइंट रहेगा उस क्लाइंट से आप लिस्ट कर सकते हो डेटा के लिए। तो उसमें ये HDFS CLI की बात कर रहे हैं, अपन पाइथन कोड की बात कर रहे हैं। तो अपने को दिया हुआ है HDFS, वहाँ से अपन इनसिक्योर क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपने को सारे काम करने पड़ेंगे। तो पहला कोड तो अपन ये रन करेंगे कि हमें HDFS के अंदर से इनसिक्योर क्लाइंट हमें यूज़ करने, और इनसिक्योर क्लाइंट का मतलब है कि आपको ये डेवलपमेंट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने ऑलरेडी एंट्रीज कर रखी है। तो जो सेकंड तरीका है अपने पास, अपन ये फॉलो कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि अपन ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं अपन, तो बार बार आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपके एंड पॉइंट एक्सपोज नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन फाइल CFG CLI गेट क्लाइंट डेव, अपने बोला है तो बोल रहा है कि इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने को बोल रहे हैं। अपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। एन ऑप्शन इन लाइन मिसिंग सेक्शन हेडर, एक्चुअली इसमें अपन ने ग्लोबल हेडर अपन भूल गए, कुछ चीज़ गलत कर रही है। थैंक यू नेहल, यू करेक्टेड मी। पोर्ट नंबर भी गलत लिखा है अपन ने, 9870 लिखेंगे अपन, ठीक है। दो गलती करी थी, एक तो ग्लोबल ब्लॉक अपन भूल गए थे, देखो यहाँ से कॉपी करते टाइम पे ग्लोबल ब्लॉक मैंने कॉपी नहीं किया, ग्लोबल ब्लॉक अपन ने कॉपी नहीं किया। तो एक तो ब्लॉक एरर थी, जो मेरे को एरर पढ़ने में पता चल गया
कि अपने ब्लॉक एरर है, और दूसरा पोर्ट नंबर भी ध्यान नहीं दिया मैंने, तो पोर्ट नंबर भी अपने सही कर दिया। तो दोबारा राइट कर देंगे, फाइल को ओवर राइट कर देंगे, एंड नाउ इफ़ यू रन इट, आपका एक क्लाइंट बन गया है, HDFS क्लाइंट, जैसे अपन लिनक्स में यूज़ कर रहे थे। तो इस क्लाइंट से अब अपन काम कर सकते हैं, पर सारा काम पाइथन कोड से हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि रीडिंग राइटिंग फाइल्स के लिए आपको काम करना है, फाइल कोई भी रीड करनी है, आप फाइल रीड कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर। अगर आपको मेमोरी में फाइल लोड करनी है, लोडिंग है फाइल इन मेमोरी, तो अब तो ये पाइथन के कोड्स हैं जो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, पाइथन आपने सीखी है। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ इशू यहाँ पर होगा इन कोड्स को रन करने में। तो अगर कोई, पहले अपने इसको रन करते हैं। अगर कोई भी फाइल आपको रीड करनी है, आप फाइल का नाम दे सकते हो, लेकिन फाइल का नाम देने के लिए ध्यान रखना कि अपना रूट क्या है, /user hadoop है। तो अपन कोई फाइल चेक करते हैं, अपने कोई फाइल है क्या, tips.csv फाइल है, तो आप लिखोगे क्या, रीड करना है मेरे को tips फोल्डर है, उसमें tips.csv फाइल है। अब ध्यान रखना मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे हडूप के अंदर यूज़र हडूप नाम के डायरेक्टरी के अंदर एक टिप्स नाम का फोल्डर है, उसमें tips.csv फाइल है। तो आई नो दिस फाइल इज़ देयर इन माई हडूप, और क्लाइंट से रीड करना है अपने इस फाइल को एज ए रीडर। तो जैसे अपन फाइल ओपन करते हैं वैसे ही कर रहे हैं कि रीड करना है फाइल, और फीचर्स में अपन ने पूरी फाइल को कर लिया, रीड कर लिया। इफ़ यू डू दिस, आप चेक करोगे अपने फीचर्स, यू कैन सी आपको पूरा का पूरा डेटा आ गया है जो अपना किसका लिखा हुआ था। ये फीचर्स अपना बाइट मोड में आ रहा है, तो इसको आप डिकोड कर सकते हो यहाँ पे इजीली, और डिकोड करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो फीचर्स को। तो ये आपका CSV मोड के अंदर आपका डेटा रीड हो चुका है। और अगर आपको राइट करना है, फाइल ही राइट करनी है, आपको tips.download फाइल डाउनलोड करनी है, उसका भी कोड है। ये तो रीड करना है उसका कोड है, कि अगर आपको बाइट्स रीड करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई जेसन डेटा रीड करना है कोई भी, है ना, अगर रखा हुआ है जेसन डेटा, तो आप उसे इस तरह से रीड कर सकते हो। तो वो ये अपने को ये बता रहा है कि अगर जेसन डेटा रीड करना है तो आप ये वाला कोड फॉलो कर सकते हो। बस आपके पास ये कोई फाइल होनी चाहिए, कहाँ पर रखी हुई, आपके HDFS में रखी हुई। तो फाइल कैसे अपलोड करेंगे, फाइल अपलोड कर देते हैं अपन, एक जेसन फाइल अपलोड कर देते हैं। तो देखो रीड करने के लिए दिया हुआ है, राइट करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको जेसन डेटा राइट करना है तो ये कोड अपने यहाँ से उठाएंगे, कोई जेसन फाइल राइट कर देते हैं रीड करने से पहले। तो इसमें देखो राइट करना है, model.json फाइल राइट करनी है अपने को, डायरेक्ट राइट कर देंगे, इनकोडिंग UTF-8 है। जेसन अपन इंपोर्ट किया, राइट क्या करेंगे, कंटेंट तो होना चाहिए अपने पास, कि मॉडल राइट करना है। मॉडल क्या है अपने पास, मॉडल कुछ है ही नहीं, मॉडल अपन यहाँ पे बना देंगे डिक्शनरी, नेम सचिन, एज 24, ठीक है। और जो भी डालना है आपको, कि आप डाल सकते हो कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। ये मेरा पाइथन का ऑब्जेक्ट है, इसे मेरे को राइट करना है ना। तो डंप में अपन इंडेंटेशन एरर है, आप इसे राइट करोगे, सी राइट हो चुका है। राइट हो चुका है का मतलब क्या है, आपके हडूप के अंदर राइट हो चुका है। तो अगर मैं अपन हडूप में जाएँ चेक करने के लिए कि बिग डेटा 9870 यूटिलिटीज़ फाइल सिस्टम, सॉरी यूटिलिटीज़ फाइल सिस्टम, और वहाँ पे आप चेक करोगे कि यूज़र के अंदर हडूप के अंदर डायरेक्टली एक फोल्डर में चाहिए model.json, ये रहा। और इस फाइल को अगर आप व्यू करोगे तो ये अपन डेटा राइट किया था। तो पाइथन के कोड से राइट कर पा रहे हैं विंडोज से अपन। आप इसको एप्लीकेशन में एक टिंटर एप्लीकेशन बना सकते हो, आप एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए आप कैसे इनको कॉल करोगे अपने एप्लीकेशन में। तो आपको फाइल अपलोड करनी है, आप अपनी छोटी मोटी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। नाउ अगर रीड करना है आप इसको रीड भी कर सकते हैं। तो रीड कर लिया, आपको आपका मॉडल वापस मिल गया। देखो इस मॉडल की जगह इसको कर दो, इसको लिख दो कि यार डी डेटा चाहिए अपने को, तो आपका डी डेटा आपको मिल गया। इससे आप फाइल रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, क्या ऑपरेशन करने, सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम में एक्सपोर्ट करना है, पाथ वगैरह चेक करने, और एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। तो अब आई थिंक आप उस लेवल पर हो कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं, जरूरी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपन हडूप कॉन्फ़िगर करते हैं, HDFS को कैसे सेट करते हैं, बाकी आपको दिक्कत ही नहीं है। आप इसको पूरा फॉलो कर सकते हो, अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। जैसे फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, उसके लिए अगर आप चेक करोगे तो उसके लिए भी उन्होंने दिया हुआ है कि फाइल अगर आपको अपलोड करनी है तो अपन डॉक्स में जाएंगे, क्विक स्टार्ट में चेक कर लोगे तो यहीं पे आपको दिया हुआ है, देखो कि आपको रीड राइट करना है फाइल सिस्टम एक्सप्लोर करना है। डाउनलोड नहीं दिया हुआ इन्होंने, डाउनलोड वैसे तो रीड करे तो डाउनलोड ही हो गया एक तरह से, वो डाउनलोड दिया हुआ है कि फाइल डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर सकते हो, किसी डायरेक्टरी में आपको डाउनलोड करना है, ये आपका कोड रहा, ठीक है। तो आप लिखोगे client.download
डेट डायरेक्टरी में डेट डाउनलोड करने हैं, डेट के अंदर 5 थ्रेड चलाने हैं हमें। तो क्या है, गेट ऑल फाइल्स अंडर ए गिवन फोल्डर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि पाथ ज्वाइन करने के बाद में प्रेडिक्शंस के अंदर आप चेक कर सकते हो कौन सी डायरेक्टरी आप क्रिएट हुई है नहीं हुई है। तो अगर आपको फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे मेरे को CSV फाइल डाउनलोड करनी है करंट फोल्डर के अंदर, मैं क्या लिखूँगा कि मेरे को डाउनलोड करना है अंदर से tips.csv फाइल को किस नाम से, data.csv नाम से। डन, ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अगर आप चेक करोगे एक्सक्लेमेटरी टाइप कमांड से डेटा या हेड कमांड से चेक कर लेते हैं। अगेन ये हेड कमांड आपके विंडोज़ में तभी चलेगी जब आप ने गिटहब डाउनलोड कर रखा हो या कोई टूल आप डाउनलोड कर रखा हो जो आपको लिनक्स कमांड प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन जस्ट सी मैंने हडूप से ये फाइल डाउनलोड कर ली, data.csv tips.csv नाम से फाइल थी, उसके ऊपर data.csv नाम से फाइल डाउनलोड कर लिया। तो आप अपलोड करना चाहते हो, अपलोड भी आप कर सकते हो। अपलोड का भी यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा अगर आपको फाइल अपलोड करनी है। जस्ट सर्च अपलोड, अपलोडिंग फाइल्स। तो CLI के अलावा अपन पाइथन से अपलोड करना चाहते हैं, CLI से इन्होंने दिया हुआ है। अपलोड का मतलब क्या, राइट करना ही होता है फाइल को। तो कोई फाइल आपको अपलोड करनी है, आप राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करनी है। लेट मी सी अपने इस बिग डाटा फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई है। एलएस करके देखते हैं। यहाँ पे अपने पास ये फाइल अपलोड करते हैं अपन, हडूप कंसेप्ट PPT फाइल अपलोड कर देते हैं, ठीक है। या कोई भी सेंट्रल कंप्यूटेशन डॉट PNG फाइल अपलोड कर देते हैं। तो ये फाइल अपलोड करने के लिए इसकी लोकेशन चाहिए अपने को। पाथ क्या है अपने पास कि सेंट्रल कंप्यूटेशन PNG फाइल अपलोड करनी है। तो कैसे करेंगे, जो कोड दिया हुआ राइट करने का कि विद क्लाइंट डॉट ओपन, फाइल ओपन करनी है अपने को, ये पाथ वाली कौन से मोड में ओपन करनी है, राइट मोड में ओपन करनी है। ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, या राइट बाइट मोड में, क्योंकि बाइट फाइल है तो राइट बाइट मोड में ओपन करना है इस फाइल, और इस फाइल में हमें राइट करना है। तो हम वापस से ओपन कर लेंगे, इस फाइल को ओपन कर लेंगे कि विद ओपन, ये हमारी जो फाइल है पाथ फाइल है, इसे हम ओपन करेंगे। ये एक्चुअली ओपन या रीड की जगह राइट लिखना पड़ेगा अपना, चेक ही कर लो दिक्कत है। उससे पहले क्लाइंट डॉट रीड दिया हुआ है और क्लाइंट डॉट राइट के लिए इन्होंने फाइल स्टार्ट्स विद राइट डॉट राइटर, रीडर क्लाइंट डॉट राइट, हाँ राइट का फंक्शन दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो राइट फंक्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो दोनों फाइल को अपन एक साथ भी रीड कर सकते थे जैसे, पर मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। क्लाइंट डॉट राइट करना है, इस पाथ पे हमें WB मोड में राइट करना है। वैसे WB लिखना जरूरी है क्या, राइट मोड में आप पास कर सकते हो, इसने तो पास नहीं किया है, सिंपल्स फाइल में राइट करना है इसको, या राइट करना है इनकोडिंग पास कर सकते हो, ठीक है। तो इनकोडिंग वगैरह पास कर सकते हो, या ये मोड पास की जरूरत नहीं है, इस पाथ पे राइट करना है फाइल को हमें। तो हम ओपन करेंगे पाथ को करंट लोकेशन से, रीड मोड में ओपन करना है तो रीड बाइट मोड में ओपन करेंगे एज FP, और जो भी कंटेंट हमारे पास आएगा लाइक कंटेंट हम रीड कर लेंगे, कंटेंट इक्वल्स टू FP डॉट रीड, जो कुछ रखा हुआ कंटेंट रीड करेंगे। इस कंटेंट को रीड करने के बाद हमें राइट करना है कि इसमें ये जो हमने फाइल लिखा है फाइल डॉट राइट लिख देंगे हम कंटेंट। डन, ये आपकी फाइल अपलोड होगी हडूप में, ठीक है। चेक करके देखते हैं। तो पाइथन का कोड वैसे अभी तो अपन सेपरेट कोड लिख रहे हैं, इसको आप किसी ना किसी एप्लीकेशन में इनबिल्ड कर सकते हो, अपनी खुद की फ्लास्क एप्लीकेशन बना सकते हो, कंटेंट एप्लीकेशन में इसको इनबिल्ड करके बताना मेरे को। तो यहाँ पे हडूप में चेक करें अपन डायरेक्टली अपलोड कर दिया है। तो DFS LS कर रहे हैं अपन, कहाँ पे डायरेक्टली LS करेंगे तो मिल जाएगा। एरर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक फाइल दिखनी चाहिए जो अपने अपलोड करी है, कौन सी, सेंट्रल कंप्यूटेशन डॉट PNG। इसको डाउनलोड करते हैं अपन। कमांड क्या थी, -get या पुट गेट, कौन सी फाइल गेट करनी है अपने को, सेंट्रल कंप्यूटेशन डॉट PNG और 2/dev/null। तो आपने रन किया, ये फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड होकर मिल गई। आप चेक कर सकते हो कि इस करने के लिए अपना फाइल सिस्टम आप चेक कर सकते हो कि हमें फाइल्स ब्राउज़ करनी है, और ब्राउज़ करने के लिए हमारी होम डायरेक्टरी में ये
विंडोज से हमने कहाँ पे अपलोड कर दी फाइल, लिनक्स HDFS में अपलोड कर दी यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो API में वो मैं फिगर आउट करूँगा कि वो पुट रिक्वेस्ट ले क्यों नहीं रहे, दैट आई विल अपडेट अगर मेरे को मिलता है तो। बाकी ये जो अपना HDFS CLI पैकेज है पाइथन का या मॉड्यूल है, ये बहुत सिंपल मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, अपनी एक स्टोरेज एप्लीकेशन बना सकते हो खुद की। यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन स्टोरेज एप्लीकेशन। तो आपका टास्क है, आपका टास्क है कि आप क्या करोगे, एक किंटर एप्लीकेशन बनाओगे। आई विल शेयर विद, अगर आप किंटर नहीं आता है आपको तो मैं अपना वीडियो शेयर कर दूंगा किंटर एप्लीकेशन का, यूट्यूब पे रखा हुआ है फ्री में, तो आप व्यू कर लेना उसको। किंटर एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है, उसमें ऑप्शंस होने चाहिए लाइक अपलोड या लिस्ट फाइल्स। आप उसमें पाथ डालोगे, वो सारे फाइल्स लिस्ट करेगा, या लिस्ट फाइल्स में आप फोल्डर के, अब आप पे डिपेंड करता है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। अपलोड फाइल, डाउनलोड फाइल, ये 3 ऑप्शंस आप दे देना, 3 बटन आप दे देना। जैसे आप लिस्ट फाइल बटन पे क्लिक करो, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप पाथ डालोगे, एंटर मारोगे तो एक फोल्डर खुलेगा, वहाँ पे सारी फाइल्स की लिस्टिंग होनी चाहिए, कितनी डायरेक्टरी से कितनी फाइल्स हैं। और अपलोड फाइल में आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल, वो आपको फाइल पूछेगा कौन सी फाइल अपलोड करनी है, आप ओके करोगे, आपकी फाइल अपलोड हो जानी चाहिए कहाँ पे, हडूप में डाउनलोड हो सकती है। किंटर अगर आप नहीं बना सकते हो तो आप क्या बना सकते हो, फ्लास्क एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो आपको फ्लास्क एप्लीकेशन में आप बना सकते हो फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कोई डाउट है किसी को आज के सेशन में तो बताओ। ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, कुछ और चीज़ें अगर रहती है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, कल अपन मैपरेडिस की बात करेंगे। सो द सेकेंड फ्रेमवर्क विल बी मैपरेडिस फ्रेमवर्क। वी गोना टॉक अबाउट मैपरेडिस इन यस्टरडे टुमारो सेशन। तो कोई भी डाउट अगर आपको हो, ये वैसे एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसे आप कंप्लीट करना, कोई इशू है तो मेरे को बताना, बाकी अपन मैपरेडिस प्रोजेक्ट को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, डन गाइस, बाय बाय।